एपिसोड 391 टू 400। नेक्सस एक ऐसी चीज़ थी जिसे फैंटम अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता था और इसके लिए उसे सिटाडेल की मदद की ज़रूरत थी। लोहार फैंटम के जीन ले रहे थे और उनसे कुछ बिल्कुल नया बना रहे थे, लेकिन असल में वे सिर्फ उन जीन को विकसित करने में मदद कर रहे थे। जब एडम को अपना नेक्सस बनाना था तो सिल्वाना ने उससे पूछा था कि वह किस तरह का नेक्सस चाहता है ताकि उसके जीन को पहले से ही एक खास उद्देश्य मिल सके। बेशक कभी कभी चीज़ें बिल्कुल योजना के अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन किसी भी तरह से फैंटम को लगभग वही नेक्सस मिल गया जो वह चाहता था। हालांकि जब नेक्सस का निर्माण हो चुका था और फैंटम के एक से K2 की ओर जा रहा था तो लोहार की मदद की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर, यह उस स्तर पर विकास से गुजर रहे अधिकांश फैंटम के लिए सच नहीं था। एक ऐसा क्षेत्र बनाने के लिए जहां नेक्सस एक जीवित प्राणी की तरह अपने आप विकसित हो सके, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, ये देखते हुए कि यह एक K1 फैंटम था। अधिकांश K1 फैंटम्स के लिए यह हासिल करना असंभव था, लेकिन ये देखते हुए कि एडम के एक की सीमा पर था, यह उसके लिए एक वास्तविकता थी। वास्तव में डगलस को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने एडम के ऊर्जा स्तंभ को देखा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसका नेक्सस लोहार की मदद के बिना वहीं विकसित हो जाएगा। क्या क्या हो रहा है? क्या यह ऐसे ही होना चाहिए? सिल्वाना ने घबरा कर कहा और डगलस और एडम की तरफ, या यूं कहें कि उस सफ़ेद घने गुंबद की तरफ जिसके नीचे वह खड़ा था, तेजी से देखा। डगलस मुस्कुराया। क्या तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया? मुझे यकीन है तुमने ध्यान दिया होगा। अब एडम को उसका नया नेक्सस मिल रहा है। ... अरे क्या हो रहा है? एडम ने चिल्लाते हुए कहा, अपने नेक्सस के चारों ओर फैली चमकदार रोशनी के करीब जाने की कोशिश करते हुए, लेकिन ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। कोकून तैयार था और एडम बस इसके खुलने का इंतजार कर सकता था, जिससे कुछ बिल्कुल नया निकलेगा। आपका नेक्सस, वीवस ट्रेजर, पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन इसकी प्रकृति बनी हुई है। एडम ने एक शांत आवाज़ सुनी जो किसी भी भावना से रहित थी। फिर वह रुक गया और अब कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं की। तो मैं एक नया नेक्सस ले रहा हूँ। धिक्कार है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से कुछ अलग नहीं होना चाहिए, है ना? एडम ने बुदबुदाया, उम्मीद करते हुए कि उसका नया नेक्सस बेकार नहीं होगा। एडम को एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी पसंद होती है। कुछ के लिए नेक्सस एक बहुत बड़ा हथौड़ा या तलवार था, दूसरों के लिए एक जादू की किताब या धनुष, और दूसरों के लिए एक छोटा संस्करण काम करता था, चाहे वह एडम की तरह दस्ताने हो या कोई अन्य सहायक वस्तु। एडम को डर था कि कहीं उसका नेक्सस हथियार में न बदल जाए, फिर वह लड़ने में सहज नहीं रहेगा। खैर, अब यह निर्णय लेना उसके हाथ में नहीं था। ... वास्तविक दुनिया में आए हुए उसे कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन एडम को ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से यहाँ है और उस कोकून को देख रहा है जो कभी कभी हिल जाता था। जल्द ही कोकून फट गया, जिससे तेज रोशनी निकली और अंदर दो समान आकृतियां दिखाई देने लगीं। एडम ने आंखें सिकोड़ लीं, रोशनी उसे अंधा कर रही थी, लेकिन वह दूर देखना नहीं चाहता था। उसके लिए अपने नए नेक्सस को देखना बहुत ज़रूरी था। ओह, मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि मैं अपने विकास वृक्ष पर भरोसा कर सकता हूँ। एडम ने बुदबुदाया और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। कोकून दो भागों में विभाजित होकर अंधेरे में गायब हो गया और हवा में दो दस्ताने तैरते रह गए। नहीं, अब वे किसी शूरवीर या मध्ययुगीन दर्जी के दस्ताने की तरह लग रहे थे। एम्पायर में छिपी कहानियों की खोज करें। ये दस्ताने पिछले दस्तानों की तुलना में काफ़ी लंबे थे, वे आसानी से उसकी कहानी के स्तर तक पहुंच जाते थे, लेकिन एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते थे, जिससे एडम को पूरी स्वतंत्रता से चलने फिरने की आज़ादी मिलती थी। छोटे लोचदार सुरक्षात्मक तराजू से ढका काला चमड़ा मुख्य सामग्री थी। उंगलियों के सिरों पर धातु की प्लेटें थीं, उनसे निकलने वाली पतली रेखाएं हथेली के अंदर से केंद्र में मिलने के लिए चलती थीं, फिर एक मोटी रेखा कलाई तक जाती थी जहां यह एक चौड़े स्टील के कंगन में समाप्त होती थी। पहले की तरह उंगलियों से हथेली के बाहर की ओर बढ़ते हुए 5 धागे तार की तरह तना हुआ थे, लेकिन जब वे स्टील के कंगन तक पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। कंगन से बाहर आते हुए धागे कई गुना अधिक हो गए, वे लगभग 20 हो गए। उन्होंने किनारों के साथ हर दस्ताने को ढक लिया और एडम की नज़र उसके नए नेक्सस के अंतिम विवरण पर पड़ी, जिसे वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। दस्ताने के अंदर कलाई के ऊपर एक पतली सी खाई थी, 1-2 सेमी गहरी, ये खोखली और लंबी थी। पीछे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा था और सामने का हिस्सा वास्तव में संकीर्ण था। एकमात्र वस्तु जो इस तरह के अवकाश में पूरी तरह से फिट हो सकती थी वह एक बड़ी सुई थी, जिसका उपयोग कोई भी दर्जी नहीं करता। होश! इससे पहले कि एडम कुछ समझ पाता, दस्ताने उसकी ओर बढ़ रहे थे और उसकी बाहों में समा गए। उसी क्षण उनकी हुबहू भूतिया प्रतिकृति एवोल्यूशन ट्री के बगल में प्रकट हुई और अपनी सही जगह पर आ गई। आपको अपना नया नेक्सस एक दुखद कहानी की प्रतिध्वनियां प्राप्त हो गई हैं। एक दुखद कहानी की प्रतिध्वनि, चाहे अच्छा हो या बुरा, कहानियों का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता।
ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि बुरे या अच्छे अंत वाली कहानियाँ कभी नहीं होती, ये सब नज़रिए पर निर्भर करता है। किसी एक के लिए दुखद घटना दूसरे के लिए खुशी बन सकती है। किसी एक के लिए दुखद अंत दूसरे के लिए मुक्ति बन जाता है। एडम ने चुपचाप सिर हिलाया, नई अनुभूति के अभ्यस्त होते हुए। एक बार फिर, विवरण में कुछ भी ठोस नहीं था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि वह जल्द ही खुद ही इसका पता लगा लेगा। फिर एडम ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसकी नज़र उसके विकास वृक्ष पर गई। क्या यही है? कोई जवाब नहीं था। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मौन। कुछ भी सुनाई नहीं दिया तब तक। हल्की चटकने की आवाज़ आई जो प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ तेज होती गई। क्या बकवास है? एडम ने अपनी आंखें खोलकर बड़बड़ाया। उसने अपनी मौलिक जड़ को देखा, जो विकास वृक्ष के बढ़ने के बाद छोटी और कमज़ोर लग रही थी। अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया था। मूलतत्व मूल, जिसका अधिकांश भाग बैंगनी था, क्योंकि इस मूलतत्व मूल का मुख्य पहलू गुरुत्वाकर्षण था, तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में एलिमेंटल रूट एवोल्यूशन ट्री की अन्य जड़ों के आकार तक पहुंच गया, लेकिन एलिमेंटल रूट वहां रुकने वाला नहीं था। वह लगातार बढ़ता रहा, भव्य तने पर चढ़ता हुआ, ऊपरी शाखाओं के स्तर तक पहुंचता हुआ अंततः रुक गया। आपकी मौलिक जड़ बढ़ गई है। आपके शक्ति स्तर और आपके मौलिक मूल के नए परिमाण को देखते हुए पिछला सुदृढ़ीकरण अब बहुत महत्वहीन है। फिर विकास वृक्ष से घनी श्वेत ऊर्जा तत्व मूल के माध्यम से प्रवाहित हुई, जिससे उसमें पर्याप्त शक्ति भर गई, जिससे एडम को कुछ नया प्राप्त हुआ, कुछ ऐसा जो उसके वर्तमान स्तर के योग्य था। गुरुत्वाकर्षण तत्व मूल दूसरा रूप। गुरुत्वाकर्षण ऐसी चीज थी जिसकी आप आदत डाल सकते थे, लेकिन इसे नियंत्रित करना सीखना ज्यादा वांछनीय था। पहले यह आपकी पहुंच से बाहर था, आप इस रहस्यमय और विशाल शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा थे। लेकिन शायद अब आप इस बल के कम से कम एक अंश को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकेंगे। कौन जानता है? ठीक है, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो अब केवल तुम ही बचे हो, है ना? एडम ने विकास वृक्ष के बाईं ओर मडराते हुए कलाकृति पर अपनी नजर डालते हुए कहा। आपदा का सीन थरथराया, शक्तिशाली विद्युतीय विस्फोट हुए, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ये खत्म हो गया। एडम ने थोड़ा हैरान होकर कुछ बार पलकें झपकाईं। वह समझ गया कि उसकी कलाकृति को सिर्फ इसलिए नहीं बदलना चाहिए था क्योंकि वह के 1 से के 2 में बदल गई थी, लेकिन जो कुछ भी पहले ही हो चुका था, उसके बाद उसने भोलेपन से यह मान लिया कि ऐसा होगा। हालांकि एडम सही था, उसकी कलाकृति को भी कुछ लाभ प्राप्त हुआ था। आपदा का सीन दूसरा दुर्लभ कलाकृति, इसकी पहली विशेषता में वृद्धि हुई, एक सींग वाला आपदा। एक सींग वाली आपदा परिवर्तन। अब आप अपने शरीर से बिजली की ऊर्जा को थोड़े समय के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन केवल अस्थायी रूप से अन्य वस्तुओं को बढ़ाने के लिए। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, क्योंकि उसने इस नई सुविधा को व्यवहार में नहीं आजमाया था, इसलिए वह निश्चित नहीं था कि यह कितनी उपयोगी है, लेकिन उसने महसूस किया कि निश्चित रूप से इसका कुछ उपयोगी अनुप्रयोग है। ठीक है, यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आखिरकार खत्म हो गया है। एडम ने गहरी सांस ली, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ था। उसकी तिजोरी से लेकर ऑर्डर्स, इनिशियल और पावर जीन्स तक लगभग सब कुछ बदल गया है। एलिमेंटल रूट, नेक्सस और उसकी कलाकृति भी पीछे छूट गई। अब एडम एक बिल्कुल अलग फैंटम था। उसकी शक्तियों का K1 फैंटम के रूप में उसके पास मौजूद शक्तियों से गहरा संबंध था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। खैर, यहाँ कुछ और भी था जिसके बारे में एडम भूल गया था, लेकिन वह चीज़ खुद को प्रकट करने की जल्दी में नहीं थी। अभी उसका समय नहीं आया था, क्योंकि एडम के लिए और अधिक मजबूत बनना बहुत जल्दी था। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं जा सकता हूँ। एडम ने आंतरिक स्थान छोड़ने के लिए तैयार होते हुए कहा। लेकिन कुछ न हुआ। हर बार जब वह बिना किसी समस्या के ऐसा करता था, तो यह स्वाभाविक, सहज और शांत होता था। ऐसा लगता था कि एडम के रास्ते में कुछ था, कि उसे वहां से निकलने से पहले कुछ और देखना था। वोश! एक पीली रोशनी एडम पर पड़ी और उसने हवा के शक्तिशाली प्रवाह को महसूस किया, हालांकि आंतरिक अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तभी उसने ऊपर देखा तो एक विशाल सफ़ेद भंवर तेजी से घूमता हुआ दिखाई दिया। पहली बात जो एडम के दिमाग में आई वह ये थी कि यह भंवर रिवॉल्व की तरह ही था, केवल बड़े पैमाने पर कई गुना बड़ा। धीरे धीरे भंवर ने एडम को भी अपनी चपेट में ले लिया और अंततः उसे वास्तविक दुनिया में वापस ले आया। कृपया आपका एक्स्ट्रा लार्ज स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। क्यूट सूट में लड़की ने अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे आदमी की ओर एक कप बढ़ाया। ये सड़क के बीच में बसी एक छोटी सी स्थानीय कॉफ़ी शॉप थी। ओह, धन्यवाद, आदमी ने चेहरे पर मोहक मुस्कान के साथ कहा। सावधान, इसमें लगभग 1000 कैलोरी हैं। लड़की ने मीठी हंसी हंसी। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गया। उसके काले बाल थे जिन पर जेल लगा हुआ था, हरी आंखें थीं और शांत भाव था। उन्होंने एक चौड़ी किनारी वाली समुद्र तटीय टोपी पहन रखी थी जो उनके चेहरे पर छाया डाल रही थी,
तथा उन्होंने एक ढीली लाल शर्ट के साथ छोटे बेज शॉर्ट्स और काले सैंडल पहन रखे थे। वोश! जैसे ही उसने खुद को पास की एक इमारत के ऊपर पाया, उसकी छवि गायब हो गई। गढ़ का एक बड़ा हिस्सा नजर आने लगा और उसकी नज़र फोर्ट नॉर्टन की ओर ऐसे गई जैसे वह दीवारों के आर पार देख सकता हो। अब तक शायद ये सब खत्म हो जाना चाहिए था, है न? तो अब समय आ गया है कि हम उसकी शक्तियों को परखें। वह आदमी मुस्कुराया, एक घूंट लिया और फिर गायब हो गया। सिटाडेल एक बड़ा शहर था जिसमें लाखों लोगों की आबादी रहती थी, अपर रिंग और लोअर रिंग को ध्यान में रखते हुए, इसलिए लोगों की अपनी हस्तियां होनी चाहिए। लोग किसी का अनुसरण करने, किसी को पसंद करने के लिए इच्छुक थे। निश्चित रूप से गढ़ ने फिल्में, संगीत और विभिन्न शो बनाए। यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और आम लोगों के लिए एक नैतिक घटक था। लेकिन जिस दुनिया में वे रहते थे उसमें कोई भी सेलिब्रिटी, आदर्श या संगीतकार फैंटम्स की लोकप्रियता और मान्यता की बराबरी नहीं कर सकता था। फैंटम्स ने शायद ही कभी साक्षात्कार दिए, उन्होंने फिल्में या विज्ञापन नहीं किए, और उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं था। मिशनों के दौरान एनईपी के अधिकांश फुटेज किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध थे। मिशन विभाग ने शायद ही कभी कुछ छिपाया हो। इसमें कुछ आम लोग शामिल थे, लेकिन मीडिया ने उनकी मदद की। उन्होंने सबसे बेहतरीन लड़ाइयों को चुना और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया ताकि लोग उन्हें पसंद करें। कोई भी सितारा, मूर्ति या संगीतकार एक आदमी, एक प्रेत द्वारा गढ़ के नाम पर लड़ने वाले सैकड़ों राक्षसों को मारने के दृश्य की तुलना नहीं कर सकता। तो फिर सभी फैंटम्स में से सबसे प्रसिद्ध कौन था? जाहिर है, ये वह था जिसके पास सबसे शक्तिशाली होने का खिताब था। वह गढ़ का रक्षक था और उन स्तंभों में से एक था जिस पर उनकी पूरी जाति टिकी हुई थी। ठीक है, थोड़ा अलग हेयर स्टाइल, टोपी और अजीब कपड़े आपको पहचान में न आने के लिए पर्याप्त हैं। डेमियन ने मिल्कशेक का एक घूंट लेते हुए कहा। यदि वह अपने सामान्य कपड़ों और बिखरे बालों के साथ बिना टोपी के शहर में निकलता तो सैकड़ों लोगों से घिरे बिना वह मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं चल पाता। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डेमियन जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति अजीबोगरीब कपड़ों में सड़क पर चलकर अपने लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक खरीदेगा। कभी कभी कुछ विवरण बदलना ही सही भेस बनाने के लिए पर्याप्त होता था। लगभग 1000 कैलोरी, है न? डेमियन ने अपने हाथों में मिल्कशेक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर वह जानती कि मेरे लिए यह एक बूंद की तरह है जो पूरे महासागर को भरने की कोशिश कर रही है। खैर, अभी कुछ और महत्वपूर्ण है। डेमियन ने फोर्ट नॉर्टन की ओर देखा, मुस्कुराया और गायब हो गया। ... कदम कदम कदम। वह आदमी खाली और सुरक्षित विशाल गलियारे से होकर चला गया। कोई भी आम आदमी बिना विशेष अनुमति के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। फोर्ट नॉर्टन के इस भाग में विशाल कक्षों में प्रेतों का विकास हुआ। डेमियन यहाँ क्यों आया? खैर, उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वह देखना चाहता था कि एडम क्या करने में सक्षम है। वह अपनी रुचि को संतुष्ट करना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। क्रैकल! जैसे ही डेमियन कमरे में दाखिल हुआ, यांत्रिक दरवाजा खुल गया और उसने डगलस और सिल्वाना की पीठ देखी। सिल्वाना पहले मुड़ी। उसने असमंजस में अपना सिर झुकाया। उसे समझ नहीं आया कि वह आदमी कौन था या वहां क्या कर रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसे सब समझ में आ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हेलो, आप क्या करते हैं? डेमियन ने मुस्कुराते हुए समुद्र तट पर एक पर्यटक की तरह हाथ हिलाया। वह डगलस के पास गया और अपने मिल्कशेक का एक और घूंट लिया। डगलस ने भौहें चढ़ाईं। वे डेमियन से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि डेमियन यहाँ क्यों आया था। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मैं सही समय पर हूँ, है न? डेमियन ने एडम की ओर देखकर मुस्कुराया जो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहा था। जो कुछ हुआ उसके बाद वह अपने होश में आने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास नहीं था कि वह अजीब भंवर क्या था जो उसके रिवॉल्व के बड़े पैमाने के संस्करण जैसा दिख रहा था। लो, अभी भी इसका आधा हिस्सा बचा है। डेमियन ने अपना मिल्कशेक सिल्वाना के हाथों में देते हुए कहा। उम्मीद है तुम्हें स्ट्रॉबेरी का स्वाद पसंद आएगा। सिल्वाना ने कुछ बार पलकें झपकाईं। वह चकित थी और डेमियन पहले ही निकास द्वार के पास पहुंच चुका था। रुको, सिल्वाना ने आश्चर्य से कहा जब उसे एहसास हुआ कि डेमियन जाने वाला है। उसे ठीक होने के लिए कुछ समय दो। उसका विकास उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक व्यापक था। डेमियन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। नहीं, मैं इंतजार नहीं करना चाहता। फिर उसने चेहरे पर दयालु मुस्कान के साथ अपने कंधे के ऊपर से सिल्वाना की ओर देखा। हालांकि आप मुझे रोकने की कोशिश हमेशा कर सकते हैं। कौन जानता है, शायद आप सफल भी हो जाएं। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना डेमियन कक्ष की ओर चल दिया। सिल्वाना के होंठ कांप रहे थे जैसे वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रही हो। उसे रोको, मुझे ऐसी बात सोचना भी असंभव है। सिल्वाना ने मिल्कशेक को और कसकर पकड़ते हुए खुद से कहा। उसे एहसास हुआ कि डेमियन के कपड़े या उसके व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शक्ति इतनी उच्च स्तर पर थी कि मानवता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता था कि वह है या नहीं।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है। डगलस ने गहरी सांस लेते हुए सिल्वाना की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से इस स्थिति से खुश नहीं थी। सिल्वाना ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। डगलस ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। डेमियन भले ही भरोसेमंद आदमी न लगे, लेकिन उसे पक्का पता है कि वह क्या कर रहा है। अगर एडम काफ़ी मजबूत है तो यह मुकाबला उसकी नई क्षमताओं की एक बड़ी परीक्षा होगी। असल में मैं खुद भी उसे ऐसा कुछ देने के बारे में सोच रहा था। क्या तुम चाहती थी कि एडम डेमियन के खिलाफ लड़े? उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, सिल्वाना ने चिढ़कर कहा। डगलस ने अपना हाथ उठाया, अपनी खुली हथेली से, मानो उसकी घबराहट को रोक रहे हों। शांत हो जाओ, मैं उसे मिड येलो थ्रेट राक्षस के खिलाफ लड़ाई की पेशकश करने जा रहा था, लेकिन अगर डेमियन यहाँ आया तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय देखने के। क्रैकल। उसी समय डेमियन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए कक्ष में प्रवेश किया। फ्यूम कैथेड्रल की तुलना में यहाँ और भी अधिक जगह थी, ये देखते हुए कि यह चौड़ी दीवारों और ऊंची छतों वाला एक चौकोर था। दो फैंटमों के बीच मुकाबला आयोजित करना उपयुक्त से भी अधिक था, लेकिन आमतौर पर मुकाबले के दौरान दोनों प्रतिभागी लगभग एक ही स्तर पर होते हैं और यह मामला नहीं था। डेमियन की तुलना में के4 फैंटम भी कमजोर और महत्वहीन था। हेलो, कैसा महसूस कर रहे हो? डेमियन ने अपना हाथ उठाकर एडम को नमस्ते कहा। डेमियन ने अपनी टोपी उतारने और अपने पीछे की ओर खींचे बालों को व्यवस्थित करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि आमतौर पर उसके बाल उलझे रहते थे और उसकी पन्ने जैसी आंखों के सामने लहराते रहते थे। एडम ने पलटकर देखा। डगलस और सिल्वाना की तरह उसे भी डेमियन को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेमियन ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी को छूते हुए ऊपर देखा। मुझे लगता है मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। आगे बढ़ो और मुझे अपनी नई क्षमताएं दिखाओ। मैं तुमसे लड़ूंगा। एडम ने गला साफ किया। रुको, तुम पूरी ताकत से लड़ोगे? एडम ने अपनी आवाज में थोड़ा डर भरते हुए पूछा। उसने डेमियन को एक बार लड़ते हुए देखा था जब डेमियन ने उनके दस्ते को उजाड़ जंगल से बचाया था, लेकिन एडम को एहसास हुआ कि डेमियन गंभीर नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ मनोरंजन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हा 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 हा। डेमियन हंसा जैसे कि एडम ने कुछ हास्यास्पद और काफी मजेदार कहा हो। फिर डेमियन ने उस ओर इशारा किया, अवलोकन कक्ष की ओर, जहां डगलस और सिल्वाना मजबूत सुरक्षात्मक कांच के माध्यम से उन्हें देख रहे थे। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो डगलस शायद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और अपनी एक भी भान नहीं हिलाएगा। वह बूढ़ा आदमी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। डेमियन ने सिल्वाना पर एक नज़र डालने से पहले मुस्कुराया। लेकिन आपकी प्यारी ऑपरेटर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी हड्डियां टूट जाएंगी और उसका शरीर गंभीर दबाव में आ जाएगा, शायद वह मर भी जाए। एडम का चेहरा काला पड़ गया। वह नहीं चाहता था कि सिल्वाना के साथ कुछ बुरा हो। चिंता मत करो, मैं चाहता हूं कि यह लड़ाई दिलचस्प हो, इसलिए मैं अपनी शक्ति कम कर दूंगा। आपके टूट स्तर पर चले गए हैं, इसलिए मैं अपनी शक्ति को के 2 की निचली सीमा तक कम कर दूंगा। डेमियन ने एडम को गौर से देखा। और बोनस के रूप में मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करूंगा। एडम ने भारी भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि यह अपमान की बात है। ठीक है, मैं सहमत हूं, एडम ने आत्मविश्वास से कहा, जैसे ही उसकी आभा बढ़ी और ऊर्जा उसके पूरे शरीर में भर गई। उसकी नीली आंखें पहले से भी अधिक चमकने को तैयार थीं। एडम को कई नई योग्यताएं प्राप्त हुईं, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे वास्तव में क्या देती हैं। उसे अभी तक इसका एहसास नहीं था, लेकिन ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह क्या करने में सक्षम था, अपनी क्षमताओं को व्यवहार में लाना। होश। एडम की आंखें चमक उठीं, क्योंकि बर्फ जैसी सफ़ेद ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। डेमियन ने कुछ नहीं कहा। उसने एडम को अपने नए प्रथम आदेश प्रसुप्त सुई का उपयोग करते हुए दिलचस्पी से देखा। आखिरी बार जब उसने अपना पहला आदेश इस्तेमाल किया तो एडम ने कई चांदी के धागों से बुनी एक सुई मंगवाई। इसे उसके हाथ में कसकर बांध दिया गया था ताकि उसका हाथ और सुई अलग न हो सकें। जब वह के 0 से के1 स्तर पर गया तो उसकी सुई में और क्षमताएं आ गईं। वह इसे फेंक सकता था या इसके विपरीत अतिरिक्त धागों से अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था, जिससे उसके हमले और भी मजबूत हो गए। तो अब एडम को क्या उम्मीद करनी चाहिए थी? अजीब बात यह है कि इस समय तक उसे अपनी योग्यता के बारे में डेमियन, डगलस और सिल्वाना जितना ही पता था। कांपना, कांपना, कांपना। आदम को ढकने वाली ऊर्जा परत फैलने से पहले कांप उठी और तेजी से हवा की धाराओं की तरह चारों ओर फैल गई। ओह, प्रभावशाली, ऐसा लगता है जैसे तुम बड़े हो गए हो, डेमियन ने एडम की ओर देखते हुए टिप्पणी की। धागे। डेमियन को कोई धागा नहीं दिखा जो एडम के वफादार साथी थे जब उसने अपना पहला आदेश इस्तेमाल किया था। एडम के प्रथम आदेश का परिणाम केवल एक ही हुआ, उसके हाथ में एक लंबी सुई, लेकिन ये पहले वाली सुई नहीं थी।
सुई अब काफी लंबी और बड़ी हो गई थी और अब वह आदम के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक अनोखी तलवार जैसी लग रही थी। सुई की धार धूसर थी, लेकिन चांदी की तरह नहीं बल्कि प्लेटिनम की तरह चपटी। बीच में दोनों तरफ एक छोटा सा गड्ढा था जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे भर सकती है, जैसे लोहार के काम करते समय हथियार के सांचे में बहता हुआ लावा। अवकाश के कारण किनारे केंद्र के स्तर से थोड़ा ऊपर थे। वे तीखे और विस्तारित थे ताकि किसी भी लक्ष्य को पहले झटके में आसानी से काटा जा सके। कभी कभी किनारों पर एक खतरनाक चमक गुजरती थी जो इसकी शक्ति के स्तर और युद्ध के लिए अधीरता को दर्शाती थी। पहले एडम को अपने दुश्मन के कवच को चीरने के लिए एक तेज नोक का उपयोग करना पड़ता था, क्योंकि उसकी सुई में किसी तलवार या इसी तरह के हथियार की तरह तेज धार नहीं थी। अब उसे ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुई के अंत के पास पकड़ के लिए एक छोटा सा सपाट खोखला स्थान था। ये समझना महत्वपूर्ण था कि इस स्थान को छोड़कर जहां एडम का हाथ था, हर जगह तेज धारें थीं। यह एक सुई थी, तलवार नहीं। इसमें कोई मूठ नहीं थी, कोई सुरक्षा कवच नहीं था, कोई गोल पिछला सिरा नहीं था। इसके अलावा इस सुई ने अपने पूर्ववर्ती का मुख्य लाभ बरकरार रखा। इसकी लंबी नोक से प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित होती हुई पूरे हथियार को घूंघट की तरह ढकती हुई एडम के हाथ की ओर बढ़ रही थी। प्रसुप्त सुई एक ही समय में शांत और खतरनाक दिखती थी, जिससे पता चलता था कि यह किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है और साथ ही कुछ रहस्य भी छिपा सकती है। एडम की आंखें सामान्य हो गईं, लेकिन अचानक गहरी हो गईं। उसका इवोल्यूशन ट्री कांप उठा, उसके दिमाग में वह सारी जानकारी भर गई जिसकी उसे जरूरत थी। अब जब वह अपने फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहा था तो उसे इस बात की बेहतर समझ थी कि वह क्या करने में सक्षम है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दो, मुझे अपनी शक्ति कम करनी है। डेमियन ने अपनी आंखें बंद करने और ध्यान केंद्रित करने से पहले कहा। कांपना, कांपना, कांपना। जल्द ही पूरा कक्ष हिल गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। डगलस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, आत्मविश्वास से अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन सिल्वाना इसके लिए तैयार नहीं थी। आपकी अगली यात्रा एम्पायर पर आपका इंतजार कर रही है। वह अपना संतुलन खो बैठी और लगभग जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि कुछ सार्थक हो पाता, उसका कांपना बंद हो गया। डगलस ने डेमियन की ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। उसे लगा कि डेमियन की ताकत काफी कम हो गई है, उस स्तर तक जिसकी उसे जरूरत थी। क्रैकल, एडम कुछ कहना चाहता था, तभी आंतरिक दरवाजे खुले और एक काला केस लगा हुआ ड्रोन अंदर आया। डेमियन ने हाथ हिलाया। चिंता मत करो, यह मेरा नेक्सस नहीं है। मैं एक रोचक लड़ाई चाहता हूँ, आसान जीत नहीं। मैंने बैथ से कहा कि वह मुझे तुम्हारे जैसे फैंटम के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लाए। डेमियन ने काला केस पकड़ते हुए कहा। डेमियन ने अपने कंधे उचकाए। अभी तुम और मैं एक ही स्तर पर हैं, इसलिए अगर मैं सावधान नहीं रहा तो तुम्हारी सुई मुझे कागज के टुकड़े की तरह काट सकती है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बिना योग्यता के मैं अपने नंगे हाथों से तुम्हारे हमलों को रोक नहीं पाऊंगा। ये बेवकूफ़ी है, इसलिए मुझे लड़ने के लिए कुछ चाहिए। डेमियन ने केस खोलते हुए समझाया। यह अनावश्यक लग रहा था क्योंकि डेमियन द्वितीय श्रेणी का प्रेत था जो पूरे गढ़ में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन ये सच नहीं था। अगर वह अपने स्तर को के 2 की शुरुआत तक कम कर देता जहां एडम अब था, तो वे वास्तव में बराबर थे। उनके बीच का अंतर केवल उनकी महारत में था। इसके अलावा डेमियन अपने नेक्सस क्षमताओं और ऊर्जा के बिना लड़ने जा रहा था, जैसे कि उसके पास केवल उसकी शारीरिक क्षमताएं ही थीं। क्रैकल, जब डिब्बे का ढक्कन उठाया गया तो उसमें एक लंबी काली चौकोर छड़ पड़ी हुई दिखाई दी। यह क्या है? सिल्वाना ने असमंजस में बड़बड़ाते हुए कहा। क्या ये किसी का नेक्सस है? यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? डगलस ने अपना सिर हिलाया। नहीं सिल्वाना, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर पता है। इसे दूसरे तरीके से सोचो। सिल्वाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे जल्द ही समझ आ गया कि वह छड़ी क्या थी, लेकिन डेमियन पहले ही समझाने के लिए आगे बढ़ चुका था। यह एक गहरे पीले रंग के खतरनाक राक्षस की टूटी हुई कील है। मैंने इसे इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी सुई बदल जाएगी, इसलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसे तुम एक झटके में नष्ट न कर सको। डेमियन ने मुस्कुराते हुए काली छड़ को गदा या छोटी तलवार की तरह अपने कंधे पर रख लिया। एक संभावना थी कि मैं गलत था, लेकिन आपकी नई सुई को देखकर मुझे लगता है कि मैं सही था। एडम ने भौहें सिकोड़ी। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें पता हो कि मैं कैसे विकसित होऊंगा। मुझे भी नहीं पता कि मेरी शक्तियों का क्या होगा, एडम ने धीमी आवाज में कहा। डेमियन ने अपना सिर हिलाया। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो और तुम किस तरह के भूत बन रहे हो। कहो, तुमने इमर्शन डोर चुना है ना? डेमियन का स्वर अचानक गंभीर हो गया। एडम ने गला साफ किया। तुम्हें इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों और तुम्हारी सुई से सब कुछ देख सकता हूँ। वह चीज़ बहुत भयानक लगती है। डेमियन आगे बढ़ने से पहले मुस्कुराया। बहुत जल्दी हारने की कोशिश मत करो।
आपने गुणवत्ता के लिए मात्रा का त्याग किया है, इसलिए साबित करें कि यह सही विकल्प था। वोश। डेमियन का सिलहूट गायब हो गया क्योंकि वह खुद को एडम के सामने पाया, अपना पहला हमला शुरू करने के लिए तैयार। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने बचाव के लिए सुई बाहर निकालते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। कांपना, कांपना, कांपना। डेमियन की छड़ और एडम की सुई आपस में टकराई, जिससे उनकी आंखों के सामने चिंगारी की बौछारें उड़ने लगीं। जैसा कि डेमियन ने अनुमान लगाया था, एडम की सुई तेज थी, उसे लगा कि यदि उसकी छड़ कम टिकाऊ होती तो वह पहले ही टूट गई होती। अच्छा, आप पहले हमले को रोक सकते थे, लेकिन इस हमले के बारे में क्या? डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एडम पर विभिन्न कोनों और अलग अलग गति से कई हमले करने शुरू कर दिए। एडम ने आह भरी और अपने शरीर को अपने आप चलने दिया। उसे अपनी नई शक्तियों, योग्यताओं और शारीरिक क्षमताओं का आदी होने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके दिमाग को एहसास हो गया था कि वह क्या करने में सक्षम है। कितनी तेज! अगर मैं इस गति से आगे बढ़ता तो मैं बिना किसी प्रवर्धन के प्लेग रीपर से लड़ पाता। लेकिन अभी मेरे सामने कोई और भी ताकतवर है ना? एडम ने डेमियन के अनगिनत हमलों को रोकते हुए सोचा। यदि कोई साधारण व्यक्ति जिसने कोई लड़ाई नहीं देखी हो, उनकी लड़ाई देख रहा हो, तो वह केवल डेमियन से आती काली चमक देख पाएगा, उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे होंगे। हालांकि एडम को डेमियन की गति के साथ तालमेल बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके पास पलटवार करने का मौका नहीं था, लेकिन वह डेमियन की हरकतों को देख सकता था, जो उसके लिए पहले से ही एक सफलता थी। अच्छा, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कमा का। अरे, मुझे तुम्हें हराने के लिए ऊर्जा और क्षमताओं का उपयोग करना होगा या फिर मेरी सांस जल्दी ही खत्म हो जाएगी। डेमियन ने अपने हमलों की गति को बनाए रखते हुए कहा। एडम के होठों के कोने ऊपर उठ गए। डेमियन की प्रशंसा ने उसे आत्मविश्वास दिया। फिर डेमियन रुक गया। एडम की आंखें बड़ी हो गईं और वह असमंजस में डेमियन को देखने लगा, क्योंकि उसने बिना किसी वैध कारण के हमला करना बंद कर दिया था। डेमियन मंद मंद मुस्कुराया। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्रैकल। डेमियन का सिलहूट गायब हो गया और वह एडम के पीछे दिखाई दिया। इसके साथ ही एक क्रंच की आवाज़ आई और एडम को तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके शरीर में गोली मार दी हो। डेमियन की गतिविधियों पर नज़र रखने की कोशिश करते हुए एडम की आंखें बाईं ओर घूम गईं और वह भय से भर गया। यह डेमियन के बारे में नहीं था, यह एडम ने जो देखा उसके बारे में था। उसका हाथ कई जगहों से टूटा हुआ था और अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। एक सेकंड के बाद एडम ने नीचे देखा, उसका बायां पैर भी उसी हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे क्रशर में फंसा दिया गया हो, वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और अक्षम हो गया हो। बाम! एडम जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें स्तब्ध थीं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हुआ है। इसके अलावा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि डेमियन ने बिना ऊर्जा और क्षमता के ये सब कैसे किया, इससे वह सबसे ज्यादा डर गया। ठीक है, 1-0, डेमियन ने उत्साहित भाव से कहा और रॉड को अपने कंधे पर फेंक दिया। उसे स्थिति में कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन क्यों? एडम के घावों को देखकर सिल्वाना की सांस रुक गई। वे भयानक थे, उसका मांस फट गया था और उसकी हड्डियों के कुछ हिस्से बाहर निकल रहे थे। डेमियन स्पष्ट रूप से पीछे नहीं हट रहा था या सावधानी से काम करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने बस एडम के बाएं हाथ और पैर को भयानक रूप दे दिया। क्या बकवास है, क्या ये दोस्ताना मुकाबला नहीं है? उसने ऐसा क्यों किया? सिल्वाना ने गुस्से से कहा और डेमियन को घृणा से घूरने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमियन गढ़ और पूरी मानवता के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। अब सिल्वाना उसके किए का बदला लेने के लिए अपनी निगाह से उसे जलाने के लिए तैयार थी। डगलस ने कुछ नहीं कहा। उसने भौहें उठाईं, आश्चर्य हुआ कि डेमियन ने ऐसा किया था, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ ऐसा था जो दिखा रहा था कि यह स्थिति त्रासदी में नहीं बदलेगी। क्रैकल। जब एडम ने दर्द से निपटने और लड़ाई जारी रखने के लिए जमीन से उठने की कोशिश की, तो यांत्रिक दरवाजे फिर से खुल गए। एक लंबी लड़की ने सफ़ेद तंग कपड़े पहने हुए अंदर कदम रखा। उसके कंधे खुले हुए थे, जिससे उसकी नाजुक त्वचा दिख रही थी। उसकी आंखें एक अनोखे अंबर रंग की थीं, रत्नों की तरह जिन्हें हर कोई पाना चाहता था, और उसके बाल सुनहरे और छोटे थे, जो केवल उसकी ठोड़ी तक पहुंचते थे। डेमियन ने पलटकर लड़की की नज़रों से नज़रें मिलाईं। ओह दहला, तुम ठीक समय पर आ गईं। दाहला ने अपनी एनईपी को देखा, समय देखा, फिर शांत चेहरे के साथ झुक गई। मिस्टर डेमियन, मुझे खेद है कि मैं देर से आई। मैंने गलत समय चुना, दाहला ने बिना सिर उठाए कहा। डेमियन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, भले ही तुम देर से आए हो, लेकिन तुम सही समय पर आए हो। अपना काम करो, नहीं तो जल्दी ही मुझे एडम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। दाहला ने एडम की ओर देखा, जो अपने भयानक घावों के बावजूद अपना दाहिना हाथ जमीन पर टिकाए धीरे धीरे उठ रहा था। जरूर, दाहला ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखें चमक उठीं, ऊर्जा उसकी कलाई की ओर प्रवाहित हुई और उसकी उंगलियों से सूर्य की किरणों की तरह सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी।
तुरंत ही कक्ष के बीच में एक विशाल गोला दिखाई दिया जो एम्बतारे की तरह चमक रहा था। इससे न तो गर्मी निकल रही थी और न ही ठंड, केवल शुद्ध शक्ति और एक अजीब शांत ऊर्जा निकल रही थी। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। उस तारे पर एक नज़र डालना ही सिल्वाना के दिल की धड़कन धीमी करने और उसके गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त था। फिर दाहला ने अपनी हथेली खोली, उसे थोड़ा नीचे किया और एडम की ओर देखा, जो अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था। तारे से एक किरण निकली और आदम पर पड़ी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। एडम के सारे घाव तेजी से गायब हो गए और एक जोरदार क्रंच की आवाज़ आई। उसका हाथ और पैर अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए, हड्डियां अपनी जगह पर आ गईं, खून ठीक हो गया और फटा हुआ मांस फिर से जुड़ गया। क्या? एडम ने अपने हाथ की ओर देखा, वह पूरी तरह ठीक हो गया था। उसने कुछ बार अपने हाथ मुट्ठी में बंद किए और अपनी जगह पर उछलकर ये देखने की कोशिश की कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, सब ठीक था। प्रकाश की किरण और तारा गायब हो गए थे। दाहला ने सिर झुकाया और कक्ष से बाहर निकलकर डगलस और सिल्वाना के साथ अवलोकन कक्ष की ओर चल पड़ी। आपको जांच करने की ज़रूरत नहीं है। दाहला ने आपको पूरी तरह से ठीक कर दिया है, वह हर बार ऐसा करेगी जब आप बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। डेमियन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए समझाया। एडम ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें गहरी होती गईं। उसे एहसास हुआ कि हालांकि यह लड़ाई डेमियन की सनक थी, लेकिन उसने तैयारी कर ली थी। दाहला के चार्ट फैंटम, तो उसके पास इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे लगभग किसी भी घाव को ठीक कर सकती है। ठीक है, जब तक तुम्हारे सारे अंग और अंग नष्ट नहीं हो जाते, लेकिन मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है। अंत में डेमियन की आवाज़ धीमी हो गई और उसमें एक ऐसी धमकी भर गई जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा। एक सेकंड बाद डेमियन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एडम की ओर देखा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, डेमियन ने कहा और उसने हमला करने के लिए अपना धड़ आगे की ओर झुकाया। एडम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको, क्या तुम मेरे खिलाफ अपनी ऊर्जा का उपयोग भी नहीं करना चाहते? अगर तुम सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करोगे तो लड़ाई दिलचस्प कैसे हो सकती है? एडम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। डेमियन ने एडम की ओर उत्सुकता भरी नज़र से देखते हुए मुस्कुराया। तभी उसके मन में एक विचार आया जिससे एक क्षण के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमियन ने अपनी टोपी की ओर इशारा करते हुए चालाकी से मुस्कुराया। अगर तुम मेरी टोपी उतार सकते हो तो तुम मुझे घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। ऐसा करो और मैं K2 स्तर की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दूंगा, डेमियन ने सुझाव दिया। एडम ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मुझे आशा है कि आप उस टोपी की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसे नष्ट करने जा रहा हूँ। डेमियन ने संतुष्ट होकर मुस्कराते हुए छड़ी को हवा में लहराया। अच्छा, यही तो लड़ाकू भावना है जो मैं देखना चाहता था। चलो, तुमने अभी तक केवल फर्स्ट ऑर्डर को दिखाया है, अभी तो और भी बहुत कुछ आना बाकी है। दाहला ने एडम को ठीक तो कर दिया, लेकिन इससे उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। डेमियन ने एक पल में उसके बाएं हाथ और पैर को खून से लथपथ कर दिया था और एडम को नहीं पता था कि उसे ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं सही से समझ रहा हूं तो हमारी शारीरिक क्षमताएं अब एक ही स्तर पर हैं, तो ताकत में यह अंतर केवल हमारी महारत के अंतर के कारण है। धिक्कार है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एडम ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में जितना सोचता था उससे कमज़ोर था। उस अजीब जगह में प्लेग रीपर के खिलाफ हार इस बात का और सबूत थी कि एक बनाम एक, वह किसी मजबूत व्यक्ति को हराने में असमर्थ था। लेकिन डेमियन ने इसके बारे में क्या सोचा? वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह एडम के विकास को देखने के लिए उत्सुक था। इस युवक में उसकी दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि उसे लगता था कि भविष्य में एडम सेकंड रैंक फैंटम बन सकता है। डेमियन ने अपने हाथ की ओर देखा, जो काली छड़ को कसकर पकड़े हुए था। अरे, मुझे पता था कि वह सक्षम है और वह अभी अभी फॉलन क्रिप्ट से लौटा है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली क्यों है? मुझे लगा कि मैं उस पर हमला करके, उसे गति और कई हमलों से पराजित करके उसे पहली बार हरा दूंगा, लेकिन वह मेरे हर हमले को रोकने में कामयाब रहा। क्या वह घर वापस आकर अभ्यास कर रहा था? डेमियन को थोड़ी उलझन हुई, यहाँ तक कि वह भी अनुमान नहीं लगा सका कि XH01 पर क्या हुआ था, और यह कि एडम ने प्लेग रीपर की एक भूतिया प्रतिकृति के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी थी। डेमियन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एडम उसकी अपेक्षा से ज़्यादा तेज था, नहीं, उसके इतिहास को देखते हुए उसका शारीरिक प्रदर्शन असामान्य नहीं था। किसी को अपनी शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करना आना चाहिए, और इसके लिए महारत की आवश्यकता होती है, जिसका स्तर एडम डेमियन की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मुझे उसे अपनी अगली क्षमता का उपयोग करने के लिए थोड़ा और जोर लगाना होगा। डेमियन ने कदम बढ़ाने से पहले मन ही मन कहा। हुश, उसकी छवि कांप उठी, वह एडम से कुछ कदम आगे जाकर गायब हो गया।
एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह तीव्र हमलों की एक और बौछार को रोकने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार डेमियन एक अलग रणनीति का उपयोग करने जा रहा था। उसने छड़ को कसकर पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया। कांपना। एडम ने जल्दी से सुई घुमाई, जिससे हमला रुक गया। एक क्षण बाद उसकी आंखें बहुत तेज धड़कनों से चौड़ी हो गईं जो उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थीं। वह स्तब्ध होकर डेमियन की बांह को देखने लगा, जो पूरी तरह तनावग्रस्त थी, मांसपेशियां सिकुड़ी हुई थीं और नसें सूजी हुई थीं। इस टक्कर ने एडम को एक ओर फेंक दिया, जैसे कोई प्रक्षेपास्त्र तेज गति से तोप से निकलकर बाहर आया हो। बाम! एडम दीवार से टकराया, उसकी पीठ ठोस पत्थर की स्लैब को तोड़ते हुए अंदर जा गिरी। धूल का एक बादल बाहर की ओर बढ़ा, जिससे उसका सिलहुट छिप गया। डेमियन ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। शायद मुझे शिक्षक बन जाना चाहिए। मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, है न? क्रैकल! एडम ने दीवार पर अपनी मुट्ठी पटक दी और धुएं के बादल से बाहर निकल आया। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, घातक नहीं, कुछ भी टूटा या फटा नहीं था, लेकिन इससे एडम को पता चल गया कि वह केवल फर्स्ट ऑर्डर के सहारे आगे लड़ाई जारी नहीं रख सकता। भाड़ में जाओ! अगर उसने मुझे ऐसे शक्तिशाली हमले से मारा होता तो वह बिना किसी कठिनाई के मेरी सारी पसलियां तोड़ देता। अच्छा, चलो देखते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल करके तुम्हारी टोपी उतार सकता हूं या नहीं। एडम ने मन ही मन बुदबुदाया क्योंकि उसके शरीर से फिर से ऊर्जा निकल रही थी। एम्पायर पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। ऊर्जा उसके शरीर से तभी बाहर निकली जब उसने पहली बार अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। एवोल्यूशन ट्री को अभी इसकी आदत नहीं थी, इसलिए ऊर्जा को अपना रास्ता खोजने की ज़रूरत थी। डेमियन इस समय हमला कर सकता था और जीत भी सकता था, लेकिन वह यहाँ जीतने के लिए नहीं आया था। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि एडम 100 गुना कमज़ोर था। ओह, यह उसका दूसरा आदेश होगा। डगलस ने भौहें उठाईं। दहला ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही लगता है। दहला ने धीरे से सिर हिलाया। वह बुरा नहीं है, 3 मिनट में केवल एक बार खो गया है। दहला ने अपने एनईपी को देखा, समय देखा। होश! एडम की आंखें चमक उठीं, क्योंकि ऊर्जा की धाराएं तेजी से दूसरा रूप ले रही थीं। उन्होंने अपने दूसरे आदेश फॉलेन वीवर्स गेज का प्रयोग किया। क्लच, क्लच, क्लच! मजबूत रस्सियों या तनी हुई डोरियों की तरह एक खास पैटर्न में उसके शरीर के चारों ओर कसकर बंधे हुए कई धागे। वे हल्के एक्सोस्केलेटन या टैंडन के एक अतिरिक्त सेट की तरह दिखते थे, जिससे उसका शरीर भारी तनाव को झेल सकता था और पहले असंभव काम कर सकता था। धागे उसकी भुजाओं, पैरों और छाती तक गए तथा उसके पूरे शरीर को समान रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक मांसपेशी पर ध्यान दिया गया। धागों का एक बड़ा समूह, मानो मानव शरीर की संरचना की नकल कर रहा हो, उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ एक ठोस जाल बनाता हुआ उसकी गर्दन तक जा रहा था। एडम की गर्दन में सबसे ज्यादा धागे थे, क्योंकि उसके पूरे शरीर से धागे यहाँ खींचे गए थे, फिर धागे उसके जबड़े से होते हुए उसकी आंखों तक पहुंचे। यहाँ धागों का विकास रुक गया, लेकिन उसके दूसरे आदेश का प्रभाव नहीं रुका। उसकी दाहिनी आंख की गहराई में अंबर रंग के धागों का एक जटिल जाल दिखाई दे रहा था, जो किसी प्राचीन घड़ी के जटिल रेखाचित्र जैसा था, गोल, समतल रेखाओं वाला। फिर एडम ने एक बार पलक झपकाए और दुनिया के बारे में उसका पूरा नजरिया बदल गया। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे वर्णित किया जाए, लेकिन अब उसे ज्यादा दिखाई देने लगा था, जैसे कि उसकी नज़र छोटी छोटी बारीकियों पर दशकों की कड़ी मेहनत से निखर कर आई हो। सभी फैंटम की दृष्टि बहुत अच्छी थी, यह उनके शक्तिशाली जीन और मजबूत शरीर का एक बोनस था, लेकिन कई सामान्य मनुष्यों को भी दृष्टि संबंधी समस्या नहीं थी, सभी ने चश्मा या लेंस नहीं पहने थे। लेकिन दृष्टि संवर्धित क्षमता अलग थी। एडम दीवारों के पार, अन्य प्राणियों के ताप के निशान या ऐसी किसी भी चीज़ के माध्यम से कोई संकेतक नहीं देख सकता था। उनकी बाईं आंख ने उन्हें वह क्षमता प्रदान की जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी, सटीकता। वाह, तुम बहुत ताकतवर लग रहे हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे धागे कितने मजबूत हैं। और क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है, या तुम्हारी दाहिनी आंख में कुछ है? डेमियन ने एडम के सामने आने से पहले अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। डेमियन इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए जैसे ही एडम को होश आया, उसने हमला कर दिया। बाम! एडम के कंधे पर एक काली छड़ उसी बल से गिरी जिस बल से डेमियन ने आखिरी बार हमला किया था। क्रैकल! बिना किसी हिचकिचाहट के एडम ने अपना बायां हाथ उठाया और डेमियन की मुट्ठी कसकर पकड़ ली तथा उसके हमले को हवा में ही रोक दिया। एडम की बांह से एक खतरनाक स्पंदन गुजरा जो उसे इस बेशर्मी के लिए गंभीर क्षति पहुंचाने वाला था, लेकिन झटका एक बिंदु पर नहीं रुका, यह उसके पूरे शरीर पर धागे के रूप में चला गया, जिससे उसे होने वाली क्षति कम हो गई। ओह, बुरा नहीं है। एडम के दूसरे आदेश को उत्सुकता से देखते हुए डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर एडम ने अपनी सुई को सीधा डेमियन की टोपी पर निशाना साधते हुए घुमाया। अजीब बात यह है कि यह आसानी से टोपी के किनारे तक पहुंच गई, जिससे एक शॉर्टकट बन गया। डेमियन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए मुस्कुराया।
उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभरी, ऐसा लग रहा था कि वह एडम को इस तरह की बदतमीजी के लिए अगली हार देने वाला था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, जैसे उसका हाथ छाया में बदल गया हो और वह तेज गति से एडम के पास आ रहा हो। लेकिन आखिरी क्षण में एडम ने झुककर डैमियन को उसे छूने से रोक दिया। पिछली बार उसने डैमियन के हमले को देखा भी नहीं था, लेकिन अब उसकी नज़र हर छोटी बड़ी बात को पकड़ने में सक्षम थी। एडम ने गर्म भाप छोड़ी और सुई को जमीन में घुसा दिया और अपने हाथ को मुट्ठी में कस लिया। अगले ही पल उसकी मुट्ठी हवा की धाराओं को चीरती हुई डैमियन की छाती से जा टकराए। हुश! जबरदस्त गति से आगे बढ़ते हुए डैमियन एक प्रक्षेप्य की तरह दीवार से टकराया और जोरदार गड़गड़ाहट हुई। यह एडम के दूसरे आदेश का उपयोग करने के बाद उसके द्वारा किए गए एक सटीक प्रहार का प्रभाव था। वाह! एडम ने एक सांस छोड़ी जो घरघराहट जैसी थी। कुछ मायनों में ये प्लेग रीपर की शक्तिशाली हमलों से पहले की सांसों जैसा था। एडम ने अपनी बांह को आगे बढ़ाया तथा सुई को जमीन से बाहर खींचने से पहले उसे कंधे के साथ हल्के से दबाया। उसने आत्मविश्वास से अपनी ठोड़ी उठाई और डैमियन की ओर देखा। उसके चारों ओर धूल का बादल तेजी से छंट रहा था, जल्द ही उसका सिलहुट सामने आ जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया जाए, या मैं गलत हूँ? एडम ने शांत स्वर में कहा। उसे यकीन था कि वह इस वार से डैमियन की टोपी उतार सकता है। जल्द ही धुएं का पर्दा छंट गया और एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। डैमियन को दीवार से टकराया गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। उसका दाहिना हाथ उसकी छाती के सामने था और उसकी हथेली खुली हुई थी। उसने एडम के वार को उसी हाथ से झेला। उसका दूसरा हाथ उसकी टोपी पकड़े हुए था, जो किसी भी अन्य स्थिति में जड़त्व के कारण गिर जाती। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पर्याप्त नहीं था। डैमियन ने दीवार से दूर जाने से पहले अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भले ही आप अपनी टोपी बचा पाए, लेकिन आपने अपना हथियार खो दिया। एक हाथ से आपने मेरे हमले को रोका और दूसरे हाथ से आपने अपनी टोपी पकड़ी। डैमियन ने एक नज़र बगल की ओर डाली। ओह, क्या तुम्हें यकीन है? हे। एडम चौंक गया और डैमियन की ही तरफ देखने लगा। अगली चीज़ जो उसने देखी वह थी एक काली छड़, जो डैमियन से कुछ मीटर की दूरी पर दीवार में आधी धंसी हुई थी। क्या बकवास है? कैसे? एडम ने अविश्वास में बड़बड़ाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके बीच हुई आखिरी झड़प का दृश्य उसके दिमाग में घूम गया। तब एडम को आखिरकार समझ में आ गया कि डैमियन ने क्या किया था। होश! इससे पहले कि वह एडम के वार को अपनी छाती पर रोक पाता, डैमियन ने अचानक अपनी छड़ी एडम की पकड़ से खींच ली और उसे वापस फेंक दिया। फिर उसकी हथेली उसकी छाती के सामने थी, जिसने एडम की मुट्ठी को रोक दिया, जबकि उसके दूसरे हाथ ने उसकी टोपी को कसकर पकड़ लिया। इस प्रकार डैमियन ने अपना हथियार बरकरार रखा, उसे कोई क्षति नहीं हुई और उसकी टोपी उसके सिर पर ही रही। सिल्वाना ने घबराकर कहा। उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ऐसा कैसे किया? इसके अलावा वह एडम के हमले से बचने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए डैमियन ने 1 सेकंड से भी कम समय में प्रतिक्रिया व्यक्त की और कार्रवाई की योजना बना ली। डाहला ने धीरे से अपनी भावहीन अंबर आंखों से उसकी ओर देखा। लड़की, नहीं, ऑपरेटर, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि एडम किसके खिलाफ लड़ रहा है। दहला ने शांतिपूर्वक कहा। भले ही उसने अपनी ताकत को के 2 स्तर तक कम कर लिया हो, किसी राक्षस के हिस्से को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके ऊर्जा और क्षमताओं के बिना लड़ रहा हो, फिर भी वह डैमियन ही है। उनकी महारत में बहुत अंतर है। कदम! डैमियन आगे बढ़ा और एडम की ओर देखने से पहले दीवार से एक काली छड़ निकाली। एडम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह एक अच्छा प्रयास था। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया और मुझे चौंका दिया, लेकिन तुम्हें यह मौका फिर नहीं मिलेगा। तुम्हारा पहला और दूसरा आदेश मुझे चौंका देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे नए अवसरों के लिए तैयार हूं। डैमियन ने अपनी छड़ी एडम की ओर तान दी। आगे बढ़ो और अपनी अगली क्षमताओं का उपयोग करो। तुम किसी भी K2 फैंटम की तरह हो जिसे अपने प्रारंभिक जीन से कुछ अनोखा मिलना चाहिए, है न? डैमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि डैमियन किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह तुरंत सहमत नहीं हुआ। नहीं, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी टोपी उतार सकता हूँ, यह इतना मुश्किल नहीं है। एडम ने सुई को और कसकर पकड़ते हुए कहा। डैमियन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और धीरे धीरे एडम की ओर चल दिया। उसी समय दहला मुनी और दर्शक कक्ष से बाहर की ओर चली गई। सिल्वाना उसकी ओर मुड़ी। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? डाहला ने अपने कंधे के ऊपर से उसे देखा और अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। क्या ये स्पष्ट नहीं है? बहुत जल्द उन्हें फिर से मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। डाहला ने अपनी एनईपी की ओर देखा। मुझे लगता है कि लगभग 10 सेकंड में। फिर डाहला कमरे से बाहर चली गई और शांतिपूर्वक खाली गलियारे से होते हुए कक्ष की ओर चली गई।
कदम कदम कदम। इसी समय डेमियन ने उनके बीच की दूरी कम कर दी। आह एडम, तुम तब तक हार नहीं मानते जब तक बहुत देर न हो जाए। खैर, यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, डेमियन ने शांति से कहा जब उसकी नज़र बदल गई और एडम के शरीर में डर का एक सिहरन दौड़ गया। होश। डेमियन आगे बढ़ा और खुद को एडम के सामने पाया। इससे पहले कि एडम कुछ कर पाता, काली छड़ की नोक उसके पैर और छाती पर 10 से ज्यादा बार गिरी। क्या वह इतनी तेजी और चतुराई से कैसे चलता है? ऐसा लगता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी उस छड़ी से लड़ता रहा है, एडम ने मन ही मन कहा। वह डेमियन की हरकतों को मुश्किल से समझ पा रहा था। वे बहुत तेज नहीं थे, लेकिन पूरी तरह सटीक और सही थे। डेमियन ने कुछ भी अनावश्यक नहीं किया, अधिकतम समय का ध्यान रखते हुए और अपने शरीर की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए। एडम ने अपनी सुई को घुमाया, डेमियन की छाती में वार करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सुई को नीचे कर पाता, डेमियन पहले ही बाईं ओर खिसक गया था। फिर शांत भाव से डेमियन ने अपनी छड़ी घुमाई और साथ ही अपने शरीर को घुमाकर अधिकतम जड़त्व प्राप्त किया। क्रैकल। छड़ की नोक एडम के चेहरे पर इतनी जोर से लगी कि उसकी खोपड़ी टूट गई और उसकी बाईं आंख बाहर आ गई। आदम की त्वचा का एक टुकड़ा मांस के साथ छड़ पर रह गया था तथा खून की कुछ बूंदें पत्थर के फर्श पर गिर रही थीं। तुम मजबूत होते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी हर हार के साथ मुझे और भी कठोर तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम अंत तक जीतना चाहते हो तो तैयार रहो। डेमियन ने आह भरी और खुद को एडम के दूसरी तरफ पाया। एडम की आंखें फड़क रही थीं, वह डेमियन पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने डेमियन को देखा, उसके सामने की दुनिया घूम गई। उसका दाहिना पैर टूट गया था और धागे इतनी तेज और त्वरित क्षति को सहन करने में सक्षम नहीं थे। एडम ने अपने दांत पीसते हुए वापस लड़ने की कोशिश की। अगर उसने सेकंड ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो अपनी नई नज़र के बिना वह ये भी नहीं देख पाता कि डेमियन क्या कर रहा है, वह बस जमीन पर गिर जाता। बाम। काली छड़ एडम के पेट में एक डंडे की तरह घुस गई। फिर डेमियन आगे बढ़ा, अपनी छड़ को बल्ले की तरह हवा में घुमाया और पूरी गति से एडम के जबड़े पर वार किया। एडम की नाक से खून बहने लगा और उसके मुंह से कई दांत बाहर निकल आए। जब एडम अभी भी अचेत अवस्था में था, डेमियन ने उसी स्थान पर कई बार हमला किया तथा अपनी छड़ से एडम के दाहिने हिस्से की कुछ पसलियां तोड़ दीं। बाम। इस टक्कर से एडम एक और गिर गया, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वह अपने दांतों और आंख से ज्यादा दूर नहीं गिरेगा। डेमियन ने अपनी छड़ी घुमाकर फर्श पर फैले खून को ऐसे साफ किया जैसे कोई बड़ा पेंटब्रश घुमा रहा हो। सिल्वाना झेप गई। उसने एडम को इतनी जल्दी और आसानी से हारते हुए कभी नहीं देखा था। डेमियन की तुलना में प्लेग रीपर एक अनाड़ी और धीमा राक्षस था। डगलस ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि जब वे लड़ेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, डेमियन धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है, हालांकि एडम भी। डगलस ने एडम की उग्र निगाहों को देखते हुए कहा। इस अपमान ने उसे और अधिक जीतने के लिए प्रेरित किया, वह इस तरह लगातार हारता नहीं रह सकता था। क्रैकल। यांत्रिक दरवाजे खुल गए और दाहला अंदर आ गया। इस बार घाव ज्यादा गंभीर हैं, दहला ने शांति से कहा। क्या यह आपके लिए कोई समस्या है? दहला ने अपना सिर हिलाया। साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बस उसकी आंख को वापस अपनी जगह पर लगाना है। कोई भी चिकित्सक ये काम कर सकता है। सिल्वाना ने दाहला को गौर से देखा, जो शांति से एडम के पास आ रही थी। एडम ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन उसे चक्कर आ रहा था और उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। एडम को होश में आने में कुछ समय लगेगा। मिस्टर डगलस, ये लड़की दाहला कौन है? डगलस ने अपनी शक्तिशाली छाती पर अपनी बाहें रखते हुए सिल्वाना की ओर देखा। जैसा डेमियन ने कहा, वह एक K4 फैंटम है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसे लड़की कहकर संबोधित नहीं करता। सिल्वाना ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। रुको, क्या वह एक लड़का है? डगलस ने उसे हैरानी भरी नज़र से देखा, फिर हा 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 हा। पूरा कमरा उसके हृदय से निकलती जोरदार हंसी से भर गया। अरे नौजवानों, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। नहीं, दहला कोई लड़का नहीं है, मेरा मतलब यह नहीं था। आह, मैंने बहुत दिनों से इस तरह नहीं हंसा। डगलस ने शांत होने की कोशिश करते हुए कुछ गहरी सांसें लीं। सिल्वाना ने अपने गाल फुला लिए, अब उसे अजीब महसूस हो रहा था। अरे, मैंने इसे पहले ही क्यों पकड़ रखा था? सिल्वाना ने स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक को देखते हुए सोचा। डगलस ने दहला की ओर इशारा किया। मेरा मतलब है कि वह तुमसे बहुत बड़ी है। तुम एक लड़की हो, लेकिन वह एक महिला है, अनुभवी है और उसने इस जीवन में बहुत कुछ देखा है। डगलस ने कहा, फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। दोनों दुनियाओं की। सिल्वाना की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं। दोनों दुनियाओं से क्या मतलब है तुम्हारा? डगलस की निगाहें और अधिक गंभीर हो गईं। डगलस ने बताया, एडम की तरह दाहला भी एक प्राकृतिक प्रेत है, लेकिन एडम के विपरीत वह छोटी उम्र में प्रेत नहीं बनी।
सिल्वाना ने उसे बीच में नहीं रोका, उसे पहले ही पता चल गया था कि डाहला एक असामान्य व्यक्ति है। हालांकि के4 फैंटम होना अपने आप में एक वास्तविक उपलब्धि थी, भले ही कोई अन्य विशिष्टताएं हो या नहीं। वह ज्यादातर लोगों की तरह सभी परीक्षाओं में असफल रही, उसे स्पार्क नहीं मिला और वह फैंटम नहीं बनी। हालांकि उसने इस पर भरोसा नहीं किया था क्योंकि वह बचपन से ही डॉक्टर बनने और मेडिकल डिग्री हासिल करने का लक्ष्य रखती थी। डगलस ने कंधे उचका दिए। तभी उसकी नज़र डाहला पर पड़ी जो एडम के सामने रुककर उसकी स्थिति का आकलन कर रही थी। और वह सफल भी हुई। एक डॉक्टर या कहें सर्जन के रूप में वह प्रतिभाशाली थी और एक अच्छे करियर के लिए किस्मत में थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सिल्वाना ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, जब वह एक प्रेत बन गई, है ना? डगलस ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। हाँ, उस दिन को बीते हुए कई साल हो गए हैं। भले ही फैंटम प्रतिभाशाली हो और बच जाए, लेकिन के4 फैंटम बनने में बहुत समय लगता है। यह 1 महीने या 1 साल में नहीं हो सकता, डगलस ने समझाया। कृत्रिम प्रेत के विपरीत कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में प्राकृतिक प्रेत बन सकता है, क्योंकि राक्षस को मारने के बाद चिंगारी और ऊर्जा प्रकट होती है। इससे ऐसे प्रेत प्रकट हो सकते हैं जिनके पास पहले से ही कुछ क्षेत्रों में कौशल है, चाहे वह चिकित्सा, इंजीनियरिंग या खाना पकाने का क्षेत्र हो। निश्चित रूप से ये दुर्लभ था और आमतौर पर रहस्यमय संयोग से होता था। दरअसल एडम पहले ही एक ऐसे ही प्रेत से मिल चुका था, ज़ेकीरा, जो रेडफेस्ट की शेफ थी। वह पाककला कौशल वाली एक प्राकृतिक प्रेत थी। आमतौर पर ऐसे फैंटम उन राक्षसों में से ऐसे जीन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें उन कौशलों के समान क्षमताएं प्रदान कर सके जो उन्होंने अपने पेशे में वर्षों के दौरान अर्जित किए थे। और डाहला कोई अपवाद नहीं थी। मिस्टर डेमियन, आपने मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा काम दे दिया है। डाहला ने एडम के दांतों और जमीन पर पड़ी उसकी आंख को देखते हुए शांति से कहा। डेमियन ने बस अपने कंधे उचका दिए। जब वह बाधाओं से लड़ रहा था तो वह पीछे हटने वाला नहीं था, हालांकि फिर भी वह अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा रहा था। होश! जब सुनहरी ऊर्जा ने उसके नाजुक हाथों को ढका तो डाहला की अंबर आंखें चमक उठीं। फिर उसने एडम के कंधे पर हल्के से धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। कृपया जब मैं आपका इलाज कर रही हूं तो उठने की कोशिश मत करना। अपनी पीठ के बल लेट जाओ और सांस लो, इस तरह मैं अपना काम जल्दी और कुशलता से कर पाऊंगी। डाहला ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। एडम की सांस रुक गई जब उसकी पीठ सख्त फर्श से टकराए। उसे दर्द और राहत दोनों का एहसास हुआ। डाहला ने सिर हिलाया, नीचे झुकी और एडम की आंख को जमीन से उठाया और फिर उसे किसी तंत्र में पहेली के टुकड़े की तरह अपनी जगह पर सरका दिया। इससे पहले कि एडम कुछ कह पाता, डाहला ने उसका जबड़ा मजबूती से पकड़ लिया और उसका मुंह पूरी तरह से खोल दिया। स्थिति का आकलन करते हुए अपने हाथ की एक चतुर गति से डाहला ने एडम के दांतों को उनकी जगह पर सरका दिया और उनकी नुकीली नोक को मांस में गड़ा दिया। बेशक एडम के घावों को इस तरह से ठीक करना असंभव था, लेकिन डाहला ने उसे तेजी से ठीक करने के लिए ऐसा किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम ठीक हो जाओगी। डाहला ने अपनी हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले सिर हिलाया। कांपना, कांपना, कांपना। हवा में हल्की सी सिहरन दौड़ गई जब डाहला के चारों ओर एक अंबर रंग का गोला दिखाई दिया। यह उस तारे से अलग था जिसे उसने पहले बुलाया था। ये गोला छोटा था लेकिन बहुत अधिक ठोस था, इसकी सतह मधुमक्खी के छत्ते जैसे पंचकोनों से ढकी हुई थी। चमकदार रोशनी का एक हिस्सा आदम पर बड़े हिमकणों की तरह पड़ा, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय के बाद डाहला ने सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे हटने से पहले अपनी हथेलियां खोलीं। अंबर गोला टूटकर टुकड़ों में टूट गया, जो शीघ्र ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। साउथ इंडियन सिंघम, सूर्या के निजी जीवन से जुड़ा एक बड़ा सच। दुर्ग महिला ने पति की एनर्जी बढ़ाने के लिए ढूंढा आसान उपाय। एडम ने अपनी आंखें खोलीं, अब उसे चक्कर नहीं आ रहा था और उसके मुंह में खून का धातुई स्वाद भर रहा था। अब दर्द नहीं था, इसके बजाय उसके शरीर में शक्ति के साथ एक वांछित राहत प्रवाहित हो रही थी। डाहला ने उसे अधिक शक्तिशाली नहीं बनाया, उसने केवल उसके सभी घावों को ठीक किया तथा एडम को उसकी चरम अवस्था में वापस लौटा दिया, जब वह अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ दिखा सकता था। मैंने अपना काम कर दिया है, मैं दर्शक कक्ष में वापस जा रही हूँ, डाहला ने शांति से कहा, जैसे यह उसके लिए एक नियमित कार्य था। डेमियन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यांत्रिक दरवाजे बंद हो गए और एडम जमीन पर खड़ा हो गया, एक बार फिर डाहला की क्षमताओं पर आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था कि अगर वह चाहे तो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है। कैसा लग रहा है? डेमियन ने दयालु स्वर में पूछा। इससे पहले उसने एडम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन उसने एडम के प्रति कोई गुस्सा या नफरत नहीं की। यह उनके दोस्ताना झगड़े का हिस्सा था जो एडम और सिल्वाना की अपेक्षा से कहीं ज्यादा कठिन था। एडम ने गहरी सांस ली। 2-0, है न? एडम ने डेमियन की ओर देखा, उसकी आंखें शांत थीं।
डेमियन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि एडम पहले ही 2 बार हार चुका था। और आप अभी भी अपनी टोपी पहने हुए हैं। खैर, ऐसा लगता है कि आप सही हैं। मुझे वास्तव में इसे पहले ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, मैं बस घबरा रहा हूँ। एडम फुसफुसाया। तुम घबरा रहे हो? एडम से ऐसी बात सुनकर डेमियन को आश्चर्य हुआ। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने अक्सर इसके बारे में सोचा है। सुई और धागा हमेशा से मेरे वफादार साथी, मेरे हथियार और उपकरण रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपने आरंभिक जीन की असली क्षमता को छूने का अवसर मिला है। एडम ने सुई को जमीन में गाड़ दिया, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं और ऊर्जा की घनी धाराएं एक बार फिर उसके शरीर को ढकने लगीं, जैसा कि पहले और दूसरे क्रम का उपयोग करते समय हुआ था। हालांकि अब प्रकाश बहुत उज्ज्वल था और ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा सामान्य आदेशों की तुलना में इसमें एक और अंतर था। आपने अपना प्रारंभिक ऑर्डर सिल्वर थ्रेड्स का उपयोग किया, यहाँ तक कि उसके विकास वृक्ष को भी नहीं छोड़ा गया, जिसने एडम के मन को उसकी कहानी के लिए शांत लेकिन आलोचनात्मक शब्दों से भर दिया। इस योग्यता का नाम तो सरल था, लेकिन कभी कभी यह सरलता ही थी जो सारी जटिलता को छिपा लेती थी। तभी सभी ने एडम की उंगलियों पर बर्फ सफ़ेद छल्ले बनते देखे। उनमें से दर्जनों चांदी के धागे निकल रहे थे, जो किसी प्राकृतिक शक्ति की तरह राजसी ढंग से उठ रहे थे और झूम रहे थे। सिल्वर वीवर, सिल्वाना ने बड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, ये क्षण किसी न किसी मोड़ पर आना ही था। किसी भी बुनकर को अपने धागे का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए, एक हथियार के रूप में और अपने भाग्य को बदलने के लिए एक उपकरण के रूप में। जैसे ही एडम ने अपने प्रारंभिक आदेश का प्रयोग किया, उसकी उंगलियों पर बर्फ सफ़ेद छल्ले दिखाई देने लगे। वे केवल एक ही उद्देश्य के लिए आवश्यक थे, धागों को नियंत्रित करना। प्रत्येक वलय से कई धागे निकले, कुल मिलाकर दर्जनों, जो ऊपर उठ रहे थे और धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। डेमियन की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, ऐसा लगा कि वह भी प्रभावित हो गया था। ओह, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि आपके पास लगभग आधा 100 धागे हैं। प्रभावशाली, लेकिन डेमियन ने कहा, उसके मुंह से आखिरी शब्द निकलने का समय ही नहीं मिला। एडम डेमियन को गौर से देख रहा था, क्योंकि उसकी दाहिनी आंख के अंदर स्थित एम्बर रंग की ग्रिड चमक रही थी, जिससे उसकी दृष्टि अधिक सटीक हो रही थी। होश! बिना किसी हिचकिचाहट के एडम ने अपनी भुजाएं घुमाईं, जिससे उसके चांदी के धागे, ब्लेड की तरह, डेमियन पर बरसने लगे। क्या डेमियन सावधान था, या शायद डरा हुआ भी था? खैर, उसके शांत चेहरे से यह बताना कठिन था कि वह क्या महसूस कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसने एक निराश शिक्षक की तरह अपना सिर हिला दिया। कदम! डेमियन ने बाईं ओर एक छोटा कदम बढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि वह एडम के हमले को रोकने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन डेमियन बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। होश! कई धागे डेमियन के ठीक बगल से गुजरे, फर्श पर धारियां और विनाश छोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए उन दीवारों से टकराए जो डेमियन से काफ़ी दूर थीं। अजीब बात यह है कि कोई भी धागा सीधे डेमियन से नहीं टकराया। उसने पहले ही उनके प्रक्षेप पथ की गणना कर ली थी और बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र में खड़ा था। कुछ धागे उसके चेहरे, हाथ, पैर और कंधों के कुछ मिलीमीटर के भीतर से गुजरे, लेकिन कोई भी धागा उसे छू नहीं सका या उसे चोट नहीं पहुंचा सका, यहाँ तक कि कोई खरोंच भी नहीं आई। इसके अलावा डेमियन की टोपी अभी भी उसके सिर पर थी, उसे गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। बेशक जब कुछ धागे तेज रफ्तार से उसके पास से गुजरे तो टोपी थोड़ी हिली, लेकिन डेमियन के लिए उसे खोने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। कांपना, कांपना, कांपना। धागे आगे बढ़ते रहे, हर चीज से टकराते रहे और कटने जैसे गहरे निशान छोड़ते रहे। कुछ चांदी के धागे सीधे दर्शक कक्ष की ओर बढ़े। सिल्वाना चौंक गई, उसे लगा कि धागे उन पर टूटकर गिरेंगे। डगलस चिंतित नहीं था, उसके हाथ अभी भी उसकी छाती पर थे, लेकिन दाहला उतनी शांत नहीं थी। किसी भी स्थिति से बचने के लिए वह कुछ कदम आगे बढ़कर उन्हें बचाने की तैयारी कर रही थी। दाहला डगलस को चोट नहीं लगने दे सकती थी, और सिल्वाना, खैर, वह भाग्यशाली थी कि वह डगलस के बगल में खड़ी थी। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। चांदी के धागों की वर्षा मजबूत कांच पर हुई, जो एडम की शक्ति से परे एक खतरनाक राक्षस के अंगों से बना था, इसलिए उसके धागे कोई निशान भी नहीं छोड़ सके। हालांकि पूरे कमरे में एक हिंसक सिहरन फैल गई, जो कि साधारण सामग्री, कंक्रीट और स्टील से बना था। लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया, कंपन शांत हो गया और एडम के धागे उसके छल्लों में वापस आ गए। वे अपनी पिछली लंबाई पर आ गए, उसकी कोहनी के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ गए। क्या बकवास है, एडम ने असमंजस में कहा। वह इधर उधर देखने लगा और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हमले से काफ़ी तबाही मची थी, लेकिन इसका क्या मतलब था? उसने बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद की और अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा। दूसरे आदेश से अपनी नज़र के बावजूद वह अपने धागों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका। और डेमियन को तुरंत इसका एहसास हो गया जब एडम ने अकुशलता से अपनी बाहें घुमाईं।
बहुत ज्यादा, डेमियन ने एडम के धागों की ओर इशारा करते हुए शांति से कहा। एडम ने घबराए चेहरे से उसकी ओर देखते हुए सांस रोकी। क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? डेमियन ने गहरी सांस ली, उसे समझ में नहीं आया कि उसे इतनी छोटी सी बात क्यों समझानी पड़ रही है। खैर, डेमियन के लिए ये स्पष्ट था, लेकिन एडम के लिए यह एक सच्चा रहस्य था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब वह आखिरकार अपने धागों को नियंत्रित करने में सक्षम था, तो उसने इसे इतनी खराब तरीके से क्यों संभाला। देखिए, लोग मास्टर स्तर पर तलवार चलाना सीखने में वर्षों लगा देते हैं। यदि आप में प्रतिभा की कमी है, तो तलवारबाजी की मूल बातें सीखने में लंबा समय लग सकता है। डेमियन ने एडम को घूरते हुए कहा, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप बिना किसी समस्या के आधे 100 धागों को नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, यह आपकी क्षमता है और मुझे यकीन है कि आपके दूसरे आदेश ने आपकी मदद की है, लेकिन अभी तक यह आपके लिए बहुत कठिन है। एडम लहराते धागों को देखकर कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि डेमियन सही था। हमला करने से पहले एडम ने उम्मीद की थी कि वह आसानी से डेमियन को घायल कर देगा और उसकी टोपी उड़ा देगा। हालांकि केवल कुछ धागे ही डेमियन तक पहुंचे, लेकिन कोई भी लक्ष्य पर नहीं लगा। अधिकांश धागे अपने मूल पथ से कुछ मीटर दूर चले गए और अनियमित स्थानों पर जा गिरे। यदि एडम ने युद्ध के मैदान में डेडलैंड्स में ऐसा हमला किया तो ये पूरी तरह से विफलता होगी। लेकिन फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी योग्यता त्याग कर सालों अभ्यास करना होगा? एडम ने अपनी आवाज़ में डर भरकर पूछा। इस तरह के नज़रिए ने उसे डरा दिया। डेमियन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने आरंभिक आदेश की पूरी शक्ति का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। कम ट्रेड का उपयोग करें, एक से शुरू करने का प्रयास करें। एडम को कोई जल्दबाजी नहीं थी, वह निश्चित नहीं था। चलो, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी क्षमता की सारी ऊर्जा को एक अंगूठी पर लगाओ ताकि एक शक्तिशाली धागा बन सके। इस तरह आपको 50 जटिल हथियारों को नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। डेमियन ने कंधे उचकाकर अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प बताया। एक तरह से ये कोड़े से लड़ने जैसा है ना? एडम ने सिर हिलाने से पहले अपनी आंखें कई बार झपकाईं। उनके बीच की लड़ाई में कुछ बहुत ही कठिन क्षण हो सकते हैं। एडम को पहले से ही कई गंभीर घाव लग चुके थे, लेकिन डेमियन के खिलाफ लड़ने के अपने फायदे थे। डेमियन इतना अनुभवी था कि जैसे ही उसने एडम की नई क्षमता देखी, उसने उसे मददगार सलाह दी। एक धागा, ठीक है, शायद ये काम कर जाए। एडम ने ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। उसकी अंगूठियां कांप उठीं और छूटे हुए धागों को वापस अपने पास खींच लिया। उसने एक भी धागा नहीं छोड़ा। फिर एडम ने अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली की ओर देखा। उसने तय किया कि वह अपनी अंगूठी से ही अपना घना धागा बनाएगा। यह उसके लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प था, क्योंकि यह उसके मुख्य हाथ का केंद्र था, इसलिए वह अपनी नई क्षमताओं को जल्दी से सीख सकता था। फिर अंगूठी हिली और एक घना और लंबा धागा निकला। ये चांदी के धागों से कहीं ज्यादा मोटा था, जो मानव बाल से कई गुना पतले थे। हालांकि यह अभी भी एक वास्तविक रस्सी की मोटाई से बहुत दूर था। हुश! एडम की इच्छा पर धागा हरकत में आया और उसकी कलाई को कसकर बांध दिया। ऐसा लग रहा था कि धागा उसे चोट पहुंचाने के लिए था, लेकिन यह उसकी क्षमता थी, उसकी ऊर्जा थी, इसलिए ऐसा होना असंभव था। इसके अलावा ये भूलना उचित नहीं था कि उसका नेक्सस, उसके दस्ताने उसकी भुजाओं पर थे, जो उसे किसी भी खतरे से बचा रहे थे। निश्चित रूप से उसके नेक्सस की बारी अभी नहीं आई थी, लेकिन एडम ने अभी तक डेमियन की टोपी भी नहीं उतारी थी, इसलिए उनका समय जल्द ही आएगा। क्लच! एडम ने अपने धागे को कसकर पकड़ लिया, हमला करने के लिए तैयार। यह अजीब लग रहा था, लेकिन धागे का रास्ता इस प्रकार था। धागा अंगूठी से निकलकर एडम की कलाई तक आया, उसे मजबूती से बांधा ताकि वह स्थिर रहे। फिर धागा कलाई के नीचे से निकलकर उसके हाथ की हथेली के साथ आगे की ओर चला ताकि एडम उसे चाबुक की तरह अपने हाथ से कसकर पकड़ सके। इस तरह एडम को अपने धागे को नियंत्रित करने में स्थायित्व, स्थिरता और लचीलापन प्राप्त हुआ, जिसका उसके हमलों की सटीकता और शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बेशक एडम ने अपने दर्जनों धागों को एक में बदल दिया, लेकिन कई बेकार और अव्यवस्थित हथियारों की तुलना में एक काम करने वाला और घातक हथियार होना कहीं बेहतर था। बुरा नहीं है, लगता है तुमने बहुत जल्दी समझ लिया है कि तुम अपनी प्रभावशीलता को कैसे अधिकतम कर सकते हो। आगे बढ़ो, मैं तैयार हूँ, पहले हमला करो। डेमियन ने अपने हाथ में काली छड़ को मजबूती से पकड़ते हुए आत्मविश्वास से कहा। एडम ने अपना समय लिया। उसने अभ्यास के तौर पर कुछ झटके लगाए, जिससे पत्थर के फर्श पर गहरी धारियां बन गईं। हालांकि ये 50 पतले धागों से बने साफ सुथरे कट नहीं थे। एक घने धागे का वजन पत्थर के टुकड़ों को जमीन से बाहर निकालने के लिए काफी था, जैसे कि किसी धारदार ब्लेड से नहीं बल्कि किसी खुरदरी वस्तु से मारा गया हो। इससे युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई, क्योंकि अब एडम न केवल बाधाओं को काट सकता था, बल्कि उन्हें विशुद्ध बल से तोड़ भी सकता था। डेमियन ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया।
एडम ने पुरानी गलतियां नहीं दोहराईं और पहले ये परखा कि वह क्या करने में सक्षम है। अच्छा, अब मैं तैयार हूँ, एडम ने गहरी नज़र से कहा, फिर एक कदम पीछे हट गया और अपने हाथ को ऊपर उठाकर ऐसे घुमाया जैसे वह चाबुक से लड़ रहा हो, जो सच से बहुत दूर नहीं था। फिर अपने धड़ को आगे की ओर झुकाते हुए और एक कदम आगे बढ़ते हुए एडम ने अपनी बाँह को तेजी से घुमाया और अपने धागे को डेमियन पर ऊपर से नीचे की ओर लाने के बजाय उसे एक घुमावदार प्रक्षेप पथ में निर्देशित किया। एडम का लक्ष्य डेमियन के सिर से टोपी को गिराना था, इसलिए उसका धागा दाईं ओर से डेमियन की ओर बढ़ रहा था, जिसकी नोक टोपी से टकराने वाली थी। एम्पायर में रोमांच खोजें। डेमियन ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर एक काली छड़ अपने सामने बढ़ाई। होश! आखिरी क्षण में डेमियन ने अपना सिर पीछे झटका, जिससे धागे की नोक उसके सिर को छूने से बच गई। फिर धागे को एडम के पास लौटना पड़ा, लेकिन वह धागे के चारों ओर लपेटे जाने के बाद काली छड़ से जा टकराया। इससे धागे की दिशा पूरी तरह बदल गई, जिससे वह सीधे दर्शक कक्ष की ओर दाईं ओर उड़ गया। क्रैकल! मजबूत सुरक्षात्मक कांच से टकराने पर धागा एक नाखून के आकार का टुकड़ा बनकर टूट गया और फिर अपनी सारी गति खोकर जमीन पर गिर गया। डगलस की आंखें चौड़ी हो गईं, सुरक्षात्मक कांच के क्षतिग्रस्त हिस्से को घूरते हुए। बेशक यह एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन ये तथ्य कि एडम इसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, उल्लेखनीय था। होश! जैसे कि सर्पिल पर आगे बढ़ता हुआ धागा तेजी से एडम के पास लौट आया, अगले हमले के लिए तैयार। भाड़ में जाओ, कमबख्त राक्षस! एडम ने अपने होंठ काटे, डेमियन को घूरते हुए, जो दयालुता से मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसने कुछ खास नहीं किया था। एडम डेमियन को गौर से देखता रहा और अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहा। इस समय डेमियन ने अपनी काली छड़ी पर नजर डाली। अजीब बात यह थी कि घने धागे की वजह से उस पर एक छोटी सी खरोंच लग सकती थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, अगर उसे पता होता कि यह छड़ी पहले किस राक्षस की थी, तो उसका दिल गर्व से भर जाता। हालांकि उसने अभी भी मुझसे टोपी नहीं उतारी है। मुझे आश्चर्य है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह सफल होगा, अन्यथा मैं निराश हो जाऊंगा। डेमियन ने सोचा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद थी कि एडम फिर से हमला करने की कोशिश करेगा। बेशक एडम हमला जारी रखने वाला था, लेकिन इस मुकाबले ने उसे सिखाया था कि ऐसी कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है जो विफल हो, हमेशा नहीं, लेकिन डेमियन के खिलाफ जरूर। डेमियन को पहले से ही उसके हमले से बचने में कोई परेशानी नहीं थी। वह अपने धागे से ऐसे खेल रहा था जैसे कि वह कोई घातक हथियार न होकर कोई खिलौना हो। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करना और चौंकाना जरूरी था, क्योंकि अगर डेमियन एक बार चकमा दे देता तो वह आसानी से 100 बार और चकमा दे सकता था। क्रैकल क्रैकल क्रैकल! एडम के सिर के दाहिनी ओर से एक विद्युत हॉर्न निकला और उसके पूरे शरीर में विद्युत के झटके दौड़ गए। तुम्हें लगता है कि तुम गति से मुझे हरा सकते हो? डेमियन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उसने एडम को कई बार अपनी कलाकृति का उपयोग करते देखा था, इसलिए वह एडम की क्षमताओं से परिचित था। डेमियन ने सोचा कि एडम ने सुई से फिर से हमला करने और तीव्र हमलों के साथ नज़दीकी मुकाबले में उसकी टोपी को उखाड़ने का फैसला कर लिया है। एडम ने अपना सिर हिलाकर यह दर्शाया कि डेमियन गलत था। आपने मुझे सिखाया कि मुझे जीतने के लिए नए तरीकों की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल यही कर रहा हूँ, एडम ने एक बार फिर अपना धागा घुमाने से पहले कहा। डेमियन ने अपना सिर झुकाया। उसे समझ नहीं आया कि एडम किस बारे में बात कर रहा था। डेमियन ने पहले भी यह क्षमता और हमला देखा था, इसलिए यह कोई नई बात नहीं थी। खैर, ऐसा लगता है कि उसने जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद वह अभी भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि एक और हार उसे होश में ला सकती है। डेमियन ने अपने पास आ रहे धागे को देखने से पहले सोचा। एक ही झटके में उसने धागे की दिशा समझ ली और बचने के लिए तैयार हो गया। धागा उसकी गर्दन पर निशाना साध रहा था, लेकिन डेमियन स्थिर खड़ा रहने वाला नहीं था। ठीक है, मैं बस झुक जाऊंगा, धागा मेरी टोपी के ऊपर से उड़ जाएगा और फिर मैं उस पर वार करते हुए दौड़ जाऊंगा, जिसके बाद उसे दहला की मदद की आवश्यकता होगी। डेमियन के पैर थोड़े मुड़े जैसे ही उसका शरीर सही ऊंचाई तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर झुका, लेकिन उसी समय डेमियन की हरी आंखों में एक आक्रामक नीली चमक प्रतिबिंबित हुई। डेमियन के दिमाग में एक पल के लिए उलझन पैदा हो गई। पहले तो उसे लगा कि एडम किसी तरह उसके करीब आ गया है, लेकिन नहीं, एडम अभी भी अपनी जगह पर था। उसके पूरे शरीर को ढकने वाली बिजली उसकी बांह से होते हुए पूरे धागे में बिजली की गति से दौड़ रही थी। बिजली के डिस्चार्ज की गति धागे से सैकड़ों गुना तेज थी, इसलिए बिजली के प्रभाव के कारण धागा पहले से ही बहुत तेज हो गया था। डेमियन की पीठ पर हल्की ठंडक दौड़ गई क्योंकि वह इस हमले से पूरी तरह बच नहीं पाया, धागा बहुत तेज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एडम अपनी बिजली का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। बेशक अगर डेमियन अपनी सामान्य अवस्था में होता तो उसे इस तरह के हमले का डर नहीं होता,
लेकिन अभी वह K2 स्तर की निचली सीमा पर था। एडम के धागे की ताकत को देखते हुए एक सफल हमला डेमियन के सिर को उड़ा सकता था। क्रैकल, डेमियन ने अपने शरीर को एक अजीब कोण पर मोड़ा, जिससे धागा उसकी छाती के ठीक ऊपर से गुजर गया। उसकी चकित आंखों में बिजली से चमकता हुआ घना धागा दिखाई दे रहा था, जिसकी नोक ज्यादा ताकत के साथ थोड़ी दूर थी। अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए डेमियन चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन भावनाओं के उफान में वह भूल गया कि उसे अपने अलावा किसी और चीज की भी रक्षा करनी चाहिए। धमाका! उसके पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जब धागे की नोक उसकी टोपी से टकराए। कुछ ही पल बाद टोपी को ले जाने वाला धागा दीवार से टकरा गया, जिससे उसमें चौड़ी दरारें पड़ गईं। टोपी उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गई, उसे ठीक नहीं किया जा सका। डेमियन जमीन पर गिर पड़ा। उसने इसे सही ढंग से करने या अपने हाथों पर सहारा लेने का प्रयास नहीं किया। वह स्तब्ध रह गया। अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए डेमियन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सिर तथा पीछे की ओर खींचे बालों को छिपाने के लिए छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी टोपी वास्तव में वहां नहीं थी। यह नहीं कहा जा सकता था कि इस टोपी का कोई खास महत्व था, कम से कम तब तक तो ऐसा ही था जब तक एडम और डेमियन में लड़ाई शुरू नहीं हो गई थी। यह एक ऐसा मील का पत्थर था जिसे पार करके एडम को डेमियन को गंभीर बनाना था, और उसने ऐसा किया। सिल्वाना संतुष्ट होकर मुस्कुराए। साम्राज्य में कहानियों का अनुभव करें। हाँ, भले ही डेमियन सबसे ताकतवर हो, लेकिन इतनी सारी सीमाओं के साथ वह एडम का विरोध नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन है कि एक बार जब एडम अपनी क्षमताओं का आदी हो जाएगा तो वह और भी ताकतवर हो जाएगा। एडम के हमले से हुई तबाही को देखकर डाहला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे मानना पड़ेगा, ये प्रभावशाली है। डगलस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान तैर गई। हा 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 हा, डेमियन, बहुत समय हो गया जब से मैंने तुम्हें इस तरह उलझन में देखा था। कितना मजा है। डगलस अपनी भावनाओं को रोक न सके और हंस पड़े। हाँ हाँ, तुम सही हो। डेमियन ने सिर हिलाया। वह इस बात से नाराज नहीं था कि उसकी टोपी खो गई, बल्कि इसके विपरीत वह तो इसकी प्रतीक्षा और आशा कर रहा था, क्योंकि इसे उसकी व्यक्तिगत रुचि जागृत हुई थी। यह अनावश्यक रूप से अहंकारी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद हम स्को को 2:1 मान सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता? एडम ने आत्मविश्वास से अपनी थोड़ी उठाई, क्योंकि धागा उसकी अंगूठी में वापस आ गया था। फिर अंगूठी भी गायब हो गई। एडम धीमा होने वाला नहीं था, लेकिन उपयोग की कठिनाई के अलावा सिल्वर थ्रेड्स में एक और महत्वपूर्ण कमी थी, राक्षसी ऊर्जा खपत। एडम ने अभी के लिए आर्टिफैक्ट की क्षमता को बंद नहीं करने का फैसला किया। कुल मिलाकर एडम ने केवल 3 हमले किए, एक बहुसूत्र और 2 सघन सूत्र, जो उसके लिए क्षमता को रद्द करने का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त थे। अरे, सिल्वर थ्रेड्स की क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ समय तक एक ही समय में कम से कम 5 धागों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। खैर, मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। एडम ने सोचा। उनकी सभी नई क्षमताओं में से एलिमेंटल रूट, नेक्सस और उनके पावर जीन का प्रभाव अछूता रहा, और यहीं पर एडम को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी कारण से उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सक्रिय किया जाए, जैसे कि उनके बारे में जानकारी धुंधले पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। मुझे लगता है कि यह कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार ये मेरी योग्यताएं हैं। कदम कदम कदम। इस समय डेमियन अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ कुछ कदम आगे बढ़ा। 2:1, तुम कहते हो। ठीक है, यह उचित लगता है, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है, डेमियन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसे ही उसके हाथ ऊपर की ओर बढ़े। डेमियन ने अस्तव्यस्त गति से अपने बालों को उलझाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें प्राकृतिक आकार मिल गया। उसकी टोपी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए अब उसका भेष बदलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये कदम डेमियन की सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। मुझे आशा है कि आप हारने को तैयार हैं, क्योंकि मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। जैसे ही ये शब्द डेमियन के मुंह से निकले, उसकी हरी आंखें बदल गईं, मानो अधिक चमकदार और नई शक्ति से भर गई हों। ऊर्जा डेमियन के शरीर में फैल गई, जिससे अनजाने में उसकी कुछ आभा चारों ओर फैल गई। हर किसी को अपनी पीठ पर सिहरन और ठंड महसूस हुई। न तो डगलस और न ही डाहला अपवाद थे। चाहे वे किसी भी स्थिति से गुजरे हों, चाहे वे कितने भी अनुभवी या मजबूत क्यों न हो, डेमियन की शक्ति के सामने ये सब मायने नहीं रखता था। कुछ क्षण बाद ये प्रभाव समाप्त हो गया, लेकिन ये सिल्वाना के पैरों को कांपने के लिए पर्याप्त था और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। बिल्कुल नहीं, आखिरकार यह उसकी असली ताकत भी नहीं है, ये तो उसकी K2 स्तर की ऊर्जा का प्रभाव है। सिल्वाना ने मन ही मन बुदबुदाया। एडम ने गला साफ किया। बहुत बढ़िया। अरे, अब K2 स्तर के अलावा आपके पास केवल एक सीमा बची है, आप क्षमताओं का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपके पास अब कोई टोपी नहीं है, आप जानते हैं। डेमियन ने अपनी मुट्ठी कसकर कसते हुए मुस्कुराया। उसे पहले से ही उस सवाल का जवाब पता था। खून, मुझे खून बहने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा।
हालांकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उम्मीद करता कि ऐसा न हो। डेमियन ने आगे बढ़ने से पहले अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसका पैर पत्थर की पटिया से टकराया, वह टूट गया मानो डेमियन के कदम का वजन कुछ टन था। यह इस बात का नतीजा था कि उसने इस कदम को उठाने में काफ़ी ऊर्जा लगाई थी। ऊर्जा हमेशा फैंटम के शरीर में भरी रहती थी और इसका मुख्य उपयोग क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए होता था। इस प्रकार अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित होने देकर डेमियन को एक नई शक्ति प्राप्त हुई जिसे उसने पहले प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि वह एडम द्वारा उसके सिर से टोपी उतारने की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे, मैं पूरी तरह से भूल गया कि पहले वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह लड़ता था, केवल बढ़ी हुई शारीरिक क्षमताओं के साथ। उसकी ऊर्जा भयानक होगी, एडम ने युद्ध के लिए तैयार होते हुए सोचा। अगले कदम पर डेमियन गायब हो गया और एडम के पास जा पहुंचा। पहली चीज जो एडम ने देखी वह थी एक काली छड़ जो डेमियन की पूरी शक्ति के साथ उस पर निशाना साध रही थी। इस बात का एहसास होते ही एडम तुरंत एक तरफ उछल पड़ा। उसकी नज़र और बिजली के साथ उसके पास इसके लिए पर्याप्त गति और प्रतिक्रिया थी। उसकी सुई कसकर पकड़ी हुई थी, सही समय पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। होश! हालांकि एडम ने हमले को चकमा दिया, डेमियन ने अपना हमला नहीं रोका। उसने एक उत्साहित मुस्कान के साथ अपनी छड़ी को सीधे दीवार पर गिरा दिया, जिससे उसके हमले की सारी गति निकल गई। कांपना, कांपना, कांपना! पूरा कक्ष कांप उठा जब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उड़कर अलग हो गए। धूल का एक ऊंचा बादल उठने लगा, जो एक ही प्रहार से हुए विनाश को छिपाने का प्रयास था। डगलस ने भौहें सिकोड़ी। अरे, लगता है कि उनकी लड़ाई के बाद हमें बड़े बदलाव की जरूरत पड़ेगी। दीवार से पीछे हटते हुए डेमियन ने अपने काम का मूल्यांकन करते हुए मुस्कुराया। दीवार में विस्फोट के समान एक बड़ा छेद हो गया, फर्श पर धूल की एक परत छा गई, जबकि दीवार के अधिकांश भाग में दरारें पड़ गईं। फिर एडम ने कल्पना की कि यदि डेमियन ने उस पर हमला किया तो उसके साथ क्या होगा। लानत है! कांपना, कांपना, कांपना! डेमियन द्वारा किए गए विनाश से कक्ष हिल गया। डगलस और दाहला की आंखें क्षण भर के आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बेशक एडम और सिल्वाना के विपरीत उन्होंने डेमियन को कई बार लड़ते देखा था, लेकिन वह अक्सर ऐसे प्रयोगों में भाग नहीं लेता था, किसी के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति का स्तर कम कर देता था। K2 स्तर के लिए अकेले ऊर्जा और शारीरिक शक्ति से ऐसी तबाही मचाना असंभव लग रहा था। इसके अलावा डेमियन ने अपनी शक्ति का स्तर K2 की निचली सीमा पर सेट किया था, इसलिए यह और भी अधिक भयावह लग रहा था। कदम, कदम, कदम! डेमियन आत्मविश्वास से एडम के पास आ रहा था। अरे, मुझे मत बताओ कि तुम डरे हुए हो। जैसा तुम चाहते थे, मैंने ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अपने परिणाम हैं। होश! एडम की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना डेमियन ने काली छड़ को घुमाया और उसकी नोक जमीन पर गिरा दी। पत्थर की पटिया तेज गति से टूटकर बिखर गई। तुम क्या करने जा रहे हो? भागने की कोशिश करोगे या लड़ाई में भाग लोगे? डेमियन ने धीरे से एडम के पास आकर धमकी भरे लहजे में पूछा। एडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है, उसे किसी तरह डेमियन के हमलों को रोकना था या उनसे बचना था। डेमियन ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि वह उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करेगा। ठीक है, उस स्थिति में आइए देखें कि आप क्या कर सकते हैं। डेमियन ने एडम पर जोरदार हमला करते हुए कहा। डेमियन के हमले से बचने के लिए एडम की आंखें सिकुड़ गईं और वह तेजी से झुका। एक काली छड़ उसके सिर के ऊपर से गुजरी और कुछ ही देर बाद दीवार से टकरा गई। धूल ने उनके सामने सब कुछ ढक लिया, लेकिन डेमियन रुकने वाला नहीं था। हर हमले के साथ वह तेज और ज्यादा आत्मविश्वासी होता जा रहा था। एडम के लिए स्थिति इसके विपरीत थी। उसके लिए चकमा देना मुश्किल हो गया था, इसलिए जल्द ही उसे जोखिम उठाना पड़ा, एक मजबूरी भरा जोखिम। अरे, अगर यह सीधे मुझ पर लगा तो यह न केवल मेरी बांह तोड़ देगा बल्कि मेरे शरीर से अलग भी कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं सही तरीके से हमला करूं तो मैं उसके हमले को रोक सकता हूं। एडम ने रुकने से पहले एक पल के लिए सोचा। वह एक कदम पीछे हटा और अपने रुख को अधिकतम प्रतिरोध देने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी सुई हरकत में आ गई और आने वाले खतरे से उसकी रक्षा करने के एकमात्र उद्देश्य से उसके सामने प्रकट हो गई। डेमियन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने तेजी से मुड़कर तिरछे हमला किया। काली छड़ एडम की सुई के सपाट हिस्से में जा घुसी। कांपना, कांपना, कांपना! टक्कर से एडम एक और उछलकर दीवार से जा टकराया, लेकिन इस बार यह सामान्य से कहीं अधिक कठोर था। एडम के मुंह से खून की धार बह निकली, जबकि उसकी पीठ के पीछे से खून की धार बह निकली। उसका मांस फट गया और उसकी पसलियां टूट गईं। क्या, ये कैसे हुआ? सिल्वाना ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए कहा, भले ही यह डेमियन ही क्यों न हो। क्या दीवार से टकराने से उत्पन्न गति इतनी शक्तिशाली थी कि इतने घाव हो गए? डगलस ने गहरी सांस ली। नहीं, आपने गलत समझा कि अभी क्या हुआ। डगलस ने भौहें सिकोड़कर अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि सिल्वाना को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी।
इससे पहले डेमियन ने एडम को दीवार में ठोंक दिया था। ये घाव ठोस पत्थर की स्लैब से टकराने से नहीं है, बल्कि डेमियन की ऊर्जा और हमले के बल से हैं जो एक पल में एडम के पूरे शरीर से होकर गुजर गया। डाहला ने सिर हिलाया और एक कदम पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से बचाव के लिए तैयार थी। सबसे अधिक संभावना है अगर उसके धागे क्षति का कुछ हिस्सा अवशोषित नहीं करते तो उसके अंग फट गए होते। हालांकि जहां तक मैं देख सकता हूं उसके अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डाहला ने एडम को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जो सदमे से आंखें चौड़ी करके जमीन पर गिर पड़ा था। एडम ने अपने हाथ फर्श पर टिका दिए, जबकि उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। उसके अंग और हड्डियां सुरक्षित थीं, लेकिन अंदरूनी घाव सबसे खतरनाक हो सकते थे। अरे एडम, अगर तुम्हें ठीक होने में इतना समय लगेगा तो तुम डेडलैंड्स में अपनी अगली लड़ाई में मर जाओगे। डेमियन ने खुद को एडम के सामने पाकर मुस्कुराया। उसकी शक्तिशाली आभा और धमकी भरे शब्दों ने एडम को भयभीत कर दिया और दर्द के बावजूद वह तुरंत कार्रवाई में जुट गया। सहज रूप से एडम ने सुई को अपने ऊपर उठाया, डेमियन के हमले को रोकने के लिए। ये सबसे अच्छी बात थी जो वह इस स्थिति में कर सकता था। ठीक है, मैं यह नहीं कह सकता कि यह सही निर्णय है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। डेमियन ने कुछ ऐसा करने से पहले कहा जिससे एडम की आंखें भय से भर गईं। क्लच। डेमियन ने काली छड़ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहें अपनी सीमा तक खींच गईं, उनकी नसें सूज गईं। नहीं, सिल्वाना फुसफुसाया। वह डेमियन को रोक नहीं सकी या किसी तरह से उनकी लड़ाई को प्रभावित नहीं कर सकी, लेकिन उसने महसूस किया कि एडम इस हमले को रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि अपनी सुई और धागे के साथ भी नहीं। होश। दैवीय दंड की तरह तेज हवा के झोंकों से गुजरती हुई एक काली छड़ एडम की सुई पर आ गिरी। क्रैकल। एक ही धड़कन में लंबी, मजबूत सुई, जो किसी भी बाधा को भेदने में सक्षम थी, माचिस की तीली की तरह दो टुकड़ों में टूट गई, पतली और नाजुक। फिर, इससे पहले कि एडम कुछ समझ पाता, छड़ उसके पेट में घुस गई, जिससे उसके अंग खून से लथपथ हो गए। हमले के बल से एडम के नीचे स्थित पत्थर की शिलाएं छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गईं, जिससे वह उसमें इस प्रकार धंस गया मानो वह ठोस जमीन न होकर ढीली मिट्टी हो। लेकिन एडम उस समय इनमें से किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। जब डेमियन का हमला लक्ष्य पर पहुंचा तो उसकी सुई का एक हिस्सा उड़कर किनारे चला गया, जबकि दूसरा हिस्सा उसके हाथ से छूट गया। अतः उसकी सुई के दो भाग कक्ष के अलग अलग क्षेत्रों में थे। उसका हथियार नष्ट हो गया। एडम को तीव्र दर्द महसूस हुआ होगा, लेकिन उसके दिमाग ने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया और यथासंभव लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत और संसाधनों का उपयोग किया। वर्तमान घाव डेमियन द्वारा पहले दिए गए घावों से भिन्न थे। बिना हाथ या पैर के दशकों तक जीवित रहना संभव था, लेकिन यदि अंग क्षतिग्रस्त हो गए तो जीवन कुछ ही मिनटों में समाप्त हो सकता था। 3:1। ऐसा लगता है कि आप बराबरी पर नहीं पहुंच पाएंगे, हालांकि यह शायद ही संभव था। डेमियन ने मुस्कुराते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया। कुछ सेकंड के बाद एडम अंधेरे में डूब गया, लेकिन कुछ ही देर में एक सुनहरी रोशनी स्वर्ग से उतरी और उसे वापस ले आई। डाहला ने अपना काम वैसे ही किया जैसा उसे करना चाहिए था। वह निष्क्रिय क्यों है? डगलस उलझन में था। डाहला ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। वह पहले ही दर्शक कक्ष में लौट चुकी थी, लेकिन एडम अभी भी जमीन से नहीं उठा, अपनी आंखें बंद करके लेटा रहा। अरे एडम, मुझे पता है कि तुम होश में हो। डाहला ने तुम्हारे सारे घाव पूरी तरह से ठीक कर दिए हैं। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम पर हमला कर दूंगी। डेमियन झूठ नहीं बोल रहा था। अपने शब्दों के तुरंत बाद वह आत्मविश्वास से भरी चाल से एडम की ओर बढ़ा, जो कक्ष के बीच में लेटा हुआ था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमियन सही था। एडम उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? एडम ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर से फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करो और सुई को बुलाओ। नहीं, ये बेकार है। वह इसे तोड़ देगा, लेकिन फिर मेरे पास क्या विकल्प है? कदम कदम कदम। डेमियन के प्रत्येक कदम के साथ एक हल्का कंपन गूंजता था, जो बढ़ता जाता था, मानो एडम के लिए उल्टी गिनती हो रही हो, जिससे पता चलता था कि उसका समय समाप्त हो रहा था। यह आपका निर्णय है। डेमियन ने हमला करने के लिए रॉड लाने से पहले कंधे उचका दिए। बिना किसी हिचकिचाहट के डेमियन ने रॉड को सीधे एडम पर फेंका, पहले की तरह ही बल लगाते हुए। क्रैकल। एक ही पल में एडम का शरीर हरकत में आ गया और वह एक घुटने पर बैठ गया तथा अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। होश। एक बैंगनी चमक जड़ की तरह उसकी आंखों से गुजरी। फिर एडम ने काली छड़ को कसकर पकड़ लिया और डेमियन के हमले को बिना किसी प्रयास के रोक दिया। तभी एक क्षण के लिए उसके हाथ के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा तरंगें प्रकट हुईं।